सब्सक्राइब करते जाया करो और दोस्त यार को शेयर कर दिया करो ताकि उनका भी एग्जाम पास हो जाए। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते एक एक करके जो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर क्लास की करने वाले हैं शुरुआत। ठीक है, सर वीरेंद्र सर ठीक है? हाँ भाई ठीक है। उनके बच्चे की सर्जरी हुई है। ठीक है, तो अभी मैं एग्जैक्ट आपको पूरा नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन एक दो दिन में बताऊंगा। प्रे करते रहिए कि भगवान करे जल्द से जल्द सभी चीजें यहाँ पर ठीक हो जाए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है। टाइम भले ही ले लेना, लेकिन आंसर यहाँ पर ठीक देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर आया हुआ है ये रहा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि उपकरणों और जो सहायक तकनीक होती है, यानी कि जो टूल्स और जो आपकी जो असिस्टिव आपकी टेक्नोलॉजी होती है, उनकी पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में, किसके इंक्लूजन में यहाँ पर हेल्प मिलेगी? पहला देखिए, अब यहाँ पर कुछ तकनीकों की बात करी जा रही है, कुछ टूल्स की बात करी जा रही है जो किसी बच्चे के समावेशन में, क्योंकि सभी को पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी है। तो समान शिक्षा इतना आसान नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा देख नहीं पाता, विजुअली इंपेयरमेंट है, दृष्टिबाधित है, तो उसके लिए उसी प्रकार का टूल हमें चाहिए, उसी प्रकार की ऐसी सहायक तकनीक उसके लिए हमें चाहिए। तो अगर इन बच्चों को आपको इंक्लूजन करना है, अपनी क्लासरूम के अंदर समावेशन करना है, तो किन किन प्रकार के बच्चों की कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिलती है, जरा देख लेते हैं। पहला, वे विद्यार्थी, वे बच्चे जो दृष्टिबाधित है, बिल्कुल ठीक बात है, जिनका विजन जो है बहुत कम है। ठीक है, जो देख नहीं पाएंगे सही से, जिनके लिए आपकी ज्यादातर जो ब्रेल बुक्स होती है उनका यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इनका समावेशन हमें अब क्लासरूम में करना है, तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वे स्टूडेंट्स जिन्हें ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म याद कर रहा करो, एडीएचडी। क्या है? एडीएचडी, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इनको भी आपको इंक्लूजन करना पड़ेगा अपनी क्लासरूम के अंदर। जो अपना ध्यान केंद्रित एक जगह नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आवेगशीलता इनके अंदर देखने को मिलती है, इनका भी हम लोग करेंगे, तो दूसरा भी ठीक है। वे स्टूडेंट्स जिन्हें पर मस्तिष्कीय घात है, यानी कि जिन्हें आपका सेरिबल पाल्सी है, तो सेरिबल पाल्सी आप सभी को पता है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो आपका 2016 है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो आपका 2016 है, जिसके अंदर आपकी 21 प्रकार की डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता है, उसमें से आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा सेरिबल पाल्सी, यानी जो आपके मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, जो बच्चों को अपना बैलेंस बनाने में, कंट्रोल करने में जो उनको यहाँ पर दिक्कत करता है। तो इस प्रकार के बच्चों को भी हम लोग इनका इंक्लूजन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जब एक बच्चा मेरे पास आया था, जब इंटरव्यू चल रहे थे, तो काफी बच्चे आए थे इंटरव्यू देने के लिए जिनका रिटर्न में क्वालिफाई करा था। तो एक बच्चे ने इसके अंदर अपना डिप्लोमा किया हुआ था सेरिबल पाल्सी के अंदर। तो काफी चीजें मैंने उससे वहां पर जानी इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, क्योंकि मुझे खुद नहीं आती थी क्योंकि इंटरव्यूअर ऐसा नहीं है, इंटरव्यूअर सब कुछ जानता है। ठीक है, वो तो आपकी बात सुनता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, कम्युनिकेशन स्किल चेक करेगा, सब्जेक्ट की नॉलेज आपसे ज्यादा शायद अगर सब्जेक्ट का स्पेस महारत होगा तो कर लेगा। ठीक है, तो सेरिबल पाल्सी के बारे में बहुत डिटेल से बता रहा था, मैंने कहा हाँ 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 ठीक है भाई तो उनका भी हम इंक्लूजन अपनी क्लासरूम के अंदर करेंगे। असाधारण प्रतिभा वाले छात्र, यहाँ पर बात हो रही है आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की बात हो रही है, यानी कि जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो जिस प्रकार के भी बच्चे हो, चाहे टैलेंटेड बच्चे हो, चाहे किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हो, उन सभी का इंक्लूजन हमें अपनी क्लासरूम में, उन सभी का समावेशन करना होता है। तो यहाँ पर सभी का करना पड़ेगा। फोर्थ आंसर ठीक हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फोर्थ के साथ आप लोग यहाँ पर चले जाओगे, डी डी डी, बिल्कुल ठीक बात है, पहले की डी डी के यानी दीदी के साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि डैश संज्ञानात्मक क्षमताओं, देखिए यहां पर बात हो रही है आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं की बात हो रही है, यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात हो रही है। संज्ञानात्मक क्षमताओं में क्या होता है, कौन कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता है जो आपके मस्तिष्क से जुड़ी क्षमता होती है। जैसा आप लोग क्या काम करते हो, तर्क करते हो। ठीक है, मस्तिष्क के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसा आप लोग तर्क करते हो। उसके अलावा आप लोग क्या काम करते हो, समस्या समाधान करते हो, प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। तो समस्या जो समाधान होती है, ये भी आपकी संज्ञानात्मक क्षमता होती है। ठीक है, आप लोग मान लीजिए अमूर्त चिंतन कर रहे हो, आप लोग मान लीजिए कुछ भी, मतलब आप लोग अपने दिमाग के अंदर कुछ भी कर रहे हो, आपके संज्ञान से जुड़ी हुई आपकी क्षमता होती है। तो क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापने के लिए, यानी इनके बीच में जो आपका क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, मात्रात्मक अंतर है, कि भाई अगर मान लीजिए हम यहां पर किसी चीज के ऊपर तर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक समस्या ले लेता हूं, फिर उसका आप समाधान करना। मैंने आपके सामने एक समस्या ले ली, ठीक है, एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2, 4, 6, 8। अब बताओ आगे क्या आएगा। दूसरा मैंने आपके सामने यहां पर ले लिया 3, 6, 9। अब बताओ यहां पर क्या आएगा। तो मैंने एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन लिया और उसके बाद कहा कि भाई इसके ऊपर मुझे समस्या समाधान करके बताओ इस क्वेश्चन के ऊपर। तो मान लीजिए कुछ बच्चे इसका ठीक आंसर दे देंगे, 2, 4, 6, 8, 10 दे देंगे।
कुछ इसका गलत भी दे सकती कौन, जो आपकी शिक्षक केंद्रित होती है, जहां पर बच्चों को एक्टिव नहीं माना जाता, ठीक है, जहां पर बच्चा रोट लर्निंग के माध्यम से सीखता है। तो ये वाली अप्रोच की भी बात नहीं हो रही। अगली आपकी आगे पियाजे की अप्रोच आ गई, जो आपके संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी रहती है, ठीक है। देखो संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी आपकी अप्रोच है, लेकिन यहाँ पर चीजों का मापन हो रहा है। यहाँ पर जो आपकी संज्ञानात्मक क्षमता है, उनके बीच में जो मात्रात्मक अंतर है, जो क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, उनका यहाँ पर मापन हो रहा है। तो ये आपकी नहीं होगी बेले दृष्टिकोण, जो आपका बेले अप्रोच है। जैसे आप लोग डेवलपमेंट के डोमेन पढ़ते हो, फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। तो जो शिशु होता है ना, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो उनके इन चारों डोमेन के मापन के लिए हम यूज करते हैं बेले अप्रोच करते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए मित्रता का लाभ है। बताओ भाई, दोस्त बनाने के क्या क्या लाभ है, किसके कितने कितने दोस्त है, कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे एक दोस्त है, मेरा एक भी नहीं है, मेरे 10 है, मेरे 20 है, बताओ भाई, ठीक है। बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का ज्यादा आनंद लेते हैं। आज भी वाली लाइफ याद है, सबसे बढ़िया लाइफ जो लगती है स्कूल की लाइफ लगती है। ना कोई जॉब की टेंशन, ना किसी प्रकार का प्रेशर, सुबह गए स्कूल अटेंड करा, स्कूल में मौज मस्ती करी, घर पर आकर फिर खेलना शुरू कर दिया। इसलिए ये आपका जो एक अनोखा काल इसको कहा जाता है, कि यूनिक पीरियड कहा जाता है, जो आपका ये चाइल्डहुड का जो आपका समय होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मजा इसी के अंदर आता है, ठीक। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो मित्रता का लाभ होता है, ठीक। दूसरा, दोस्ती मदद और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है, बिल्कुल ठीक बात है। खुद को वैलिडेट करने का, सेल्फ वैलिडेशन की यहाँ पर बात हो रही है, उसका भी एक सोर्स होता है। देखो दोस्त यार के माध्यम से हम लोग क्या काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं ना दोस्त यार की, ठीक है। उसके अलावा खुद का सत्यापन भी करते हैं कि भाई हम किस प्रकार से चीजों को कर रहे हैं। अपने दोस्त यार से यहाँ पर पूछ लेते हैं किस प्रकार की हमारे उसके साथ बॉन्डिंग बननी है। तो ये सभी चीजें मित्रता के लाभ है। हालांकि सिर्फ 2 ऑप्शन है, इसके अलावा भी दुनिया भर के मित्रता के लाभ है, ठीक है, वो आप लोग अच्छी प्रकार से यहाँ पर जानते होंगे। तो यहाँ पर आंसर आपके ठीक हो जाएंगे, दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ए और डी दोनों आंसर यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया, ठीक है। दोस्तों की संख्या भी आप लोग होती है, ठीक है। जैसे आप मेरे बारे में अगर जानना चाह रहे हो, तो मेरे बहुत कम दोस्त हैं, ठीक है। तो मेरे ज्यादातर जो दोस्त है वो स्कूल के टाइम के है, उसके बाद जो थोड़े बहुत बने हैं वो उसके बाद के बने हैं। बट जो है मस्त है, बढ़िया है, हमेशा कैसी भी दिक्कत हो समय हमेशा साथ खड़े रहने वाले होते हैं। लेकिन कम है मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा बनाता ही नहीं हूँ, मेरा मन ही नहीं करता ज्यादा दोस्त यारी बढ़ाने का, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है। 1.5 से 2 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारण होगा। यहां पर बात हो रही है आपकी एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उसको जो आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, भाषा विकास होता है, उसकी बात कही जा रही है कि ये जो इस प्रकार से द्विशब्दीय उच्चारणों का जो यूज करा जाता है, उसको क्या कहा जाएगा। देखिए अगर मैं बात करूं आपके सामने भाषा विकास की बात करूं, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करूं, तो आप सभी को पता होगा कि बच्चे के अंदर भाषा का विकास किस किस प्रकार से होता है, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम के लिए जितना बता रहा हूं वो काफी है, अदरवाइज ये आपका बहुत डिटेल में भी आता है। जैसा आप सभी को पता होगा कि जन्म के बाद बच्चा क्या काम करना शुरू करता है, जन्म के बाद बच्चा रोना शुरू करता है, यानी रोकर अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। बच्चे को भूख लगेगी, रोएगा, ठीक है। बच्चों को यहाँ पर कोई चोट लगेगी, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम होगी, तो बच्चा वहां पर रोएगा, ठीक है। तो बच्चा किसी भी चीज को रोकर अपने विचारों को एक्सप्रेस करता है। उसके बाद जब बच्चा आपका 2 से लेकर 3 महीने का बच्चा होता है, तो बच्चा कुइंग यानी कि अनुकुंजन करना शुरू कर देता है, ठीक है। क्या कुइंग यानी कि अनुकुंजन करना बच्चा यहाँ पर शुरू कर देता है, यानी कि कुछ आपके वॉल्स वगैरह का यूज करता है, इस प्रकार से बच्चा बोलता है, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा आपका 6 महीने का बच्चा होता है, तो 6 महीने का बच्चा आपका बबलाना शुरू कर देता है, यानी कि बबलिंग करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है, बबलाना, यानी कि आपका बबलिंग करना बच्चा शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये आपका 6 महीने का बच्चा करता है, दा पा बहा धा, इस प्रकार से बच्चा करता है। उसके अलावा जैसे ही बच्चा आपका 1 साल का होता है, तो 1 साल के बच्चे के पास अच्छा खासा शब्द भंडार आ जाता है। लेकिन जो इसने कहा कि द्विशब्दीय जो उच्चारणों को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, तो इसके बाद बच्चा पहले एक शब्द उच्चारण जानता है, मान लीजिए अपना मम्मी बोलता है, पापा बोलता है, या किसी का नाम बोलता है, ठीक है। उसके बाद बच्चा 2 शब्द उच्चारण जानता है, और उसके बाद बच्चा क्या काम करता है, जब बच्चा आपका 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का हो जाता है, इसने यही पूछा है ना,
जब बच्चा 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का होता है तो इन 2 से 3 जो आपके वर्ड होते हैं उनको जोड़कर वो एक वाक्य यानी कि सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है, ठीक है, कि मम्मा पानी दो मुझे, ठीक है, ये दूध मुझे दो। इस प्रकार की टेलीग्राफिक स्पीच बच्चे के अंदर 1.5 साल से लेकर 2 साल के बीच में आ जाती है। तो अगर यहाँ पर आंसर की बात करें, देखिए बबलिंग तो आपका 6 महीने के अंदर हो जाएगा, 1.5 से 2 साल के बच्चे के अंदर आ जाती है आपकी टेलीग्राफिक स्पीच, यानी कि सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर वेरी गुड सेकंड के साथ जा रहे हो, ठीक है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जो आपको दिया हुआ है कि डैश स्वयं का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेषताओं का एक समूह है। बताओ भाई, खुद की यहाँ पर विशेषताओं का समूह बताया जा रहा है जो खुद का वर्णन करने के लिए यूज की जाती है। पहला, स्वयं की चिंता, खुद की चिंता करते रहो, ठीक है, मैं सही दिख रहा हूँ, सही पहन रहा हूँ, सही खा रहा हूँ, लोग मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि खुद का वर्णन करने के लिए जो उपयोग की जाने वाली विशेषता है वो खुद की चिंता करना नहीं है, ठीक है। दूसरा, खुद की परिभाषा देना भी नहीं है, ठीक है। सचिन एक क्रांतिकारी एक व्यक्ति है जिसने बहुत भूचाल ला रखा है, इस प्रकार से फलाना ढिकड़ा एक परिभाषा के रूप में अपनी इस प्रकार, मुझे खुद ही ठीक नहीं लग रही बोलते हुए, तो ये क्या आंसर ठीक होगा? या यहाँ पर आपके सेल्फ मोटिवेशन के रूप में काम करे? जी नहीं, इसको बोला जाएगा आपका सेल्फ कंसेप्ट। हम लोग अपने बारे के अंदर अपने बारे में बहुत सारे कंसेप्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग बना लेते हो, हम लोग बना लेते हैं, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल शरीर के लिए फिट रहना है तो भाई अपना थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को अच्छा पढ़ाना है तो जैसे मेरे माइंड के अंदर विचार है कि मैं मॉडरेट सीरीज यहाँ पर शुरू करूंगा। बेदाग त्वचा यानी कोई भी दाग नहीं, ना यहाँ ना यहाँ, हर तरफ से क्लियर ब्राइट स्किन। कैसे? पॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट का ब्राइट ब्यूटी सीरम क्रीम, इसका नाइसिनामाइड विटामिन B3 अंदर जाकर 96% दाग घटाए, ब्राइट स्किन लाए। मिरेकल्स हैपन। कुछ ना कुछ इनोवेटिव तरीका यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा। तो अगर मेरे अंदर वो वाली स्किल नहीं है, कुछ क्रिएटिव स्किल नहीं है, तो मुझे पता है, ठीक है, आत्मचिंतन इसलिए कहा जाता है टीचर को, एक अपने विचारों के ऊपर, अपने थॉट के ऊपर हमेशा आत्मचिंतन करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर सेल्फ कंसेप्ट करने की बात हो रही है, तो अपनी विशेषता सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आएगी। फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और हम लोगों ने अपने बारे में पता नहीं दुनिया भर के कितने कंसेप्ट यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कि क्लास में परिचर्चा यानी कि डिस्कशन के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? जब हम लोग क्लासरूम के अंदर डिस्कस करते थे तो मुझे आज भी ध्यान है, जितने भी मैडम आज तक मिली है, मतलब जितने टीचर आज तक मिले हैं, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया और वो टीचर से पूछ लिया तो शायद ही कोई इक्का दुक्का है जिसने कह दिया अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुझे दोबारा बता देती हूँ। उसने यही कहा है कि निकम्मे तुझे समझ ही नहीं आया, ठीक है, छूटते कहा कि निकम्मे तुझे समझ ही नहीं आया, और सबको तो आ गया। अरे भाई, जब सभी बच्चों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो ऐसा जरूरी थोड़ी है सभी के आ गया तो मेरी भी आ जाएगा, ठीक है भाई, किसी की जल्दी आ जाएगा, किसी की लेट आ जाएगा। उसके अलावा कुछ टीचर ऐसे कहते थे बेटा एक बार समझ में नहीं आता तू 10 बार पूछ। आज तक किसने 10 बार नहीं पूछा। मैंने टेस्ट करने के लिए एक टीचर का कर लिया, दूसरी तीसरी में उसने मेरे हाथ वाथ खड़े कर दिया, 2-3 डंडे भी मारे। तो ये सिर्फ कहने की बात है जो स्कूल के अंदर होती है, जबकि आपको पता है कि जो आपका पूरा एनसेप 2005 था वो आपका रचनावाद पर आधारित था, ठीक है। बट कौन मानना है इस चीज को? कोई नहीं मानता, ठीक। तो अगर कोई बच्चा गलत उत्तर कर रहा है, ठीक है, तो वो सही करनी चाहिए या पहले नहीं करनी चाहिए? पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि अगर मैंने आपके सामने कहा एनसेप 2005 की बात करी, तो एनसेप 2005 के अंदर जो आपकी गलतियां होती है, जो आपके एरर्स होते हैं, वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। देखो, जब तक बच्चा क्या, जब तक कोई भी आदमी है, अगर मान लीजिए गलती नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? तो जब पता लग जाता है टीचर को बच्चा यहाँ पर गलती कर रहा है, इतनी क्वांटिटी के अंदर गलती कर रहा है, तो फिर टीचर उसको यहाँ पर रिमीडियल टीचिंग देता है कि बेटा इसका समाधान ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो यही आ जाती है कि गलत उत्तर सही करनी चाहिए नहीं, ठीक है। तो हाँ तो गलती हो जाएगा, नहीं गलत उत्तर सही नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और बिना गलत होने के डर से कि कोई बात नहीं बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, दोबारा से करके ला, दूसरा कुछ नया तरीका देख के ला, या मैंने जो कुछ और समझाया उसके माध्यम से करके ला, मारूंगा नहीं तुझे बिल्कुल भी, ठीक है, तो टेंशन फ्री रहिए, मारूंगा नहीं बिल्कुल भी। इस प्रकार से आपको बतानी पड़ेगी, वरना हम मजाल होती थी दूसरी बार टीचर के सामने लेकर आ जाए, पता था जाती मारेगी 2 थप्पड़। तो बच्चों के बीच में आपको इस प्रकार से जब डिस्कशन होगा, इस प्रकार की अप्रोच आपको उनके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि ताकि आपका क्लासरूम का एनवायरमेंट एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट हो जाए, जहां पर बच्चा अच्छी प्रकार से अपना डिस्कशन कर सके, क्वेश्चन पूछ सके, एक फ्रेंडली बिहेवियर आपके साथ में हो जाए, ठीक है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं कि गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाता है। जी नहीं, कमी को नहीं, ये आपकी हेल्प करते हैं। मैंने कहा ना, गलतियां बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होती है आपके सीखने सिखाने की प्रक्रिया का।
बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं, इसलिए उनके उत्तरों को तुरंत सुधारना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ पेरेंट्स ही मतलब करते हैं कि अरे अरे हमारे बच्चे ने गलती कर दी, देखना इसने टीचर ने सुधारा ही नहीं। अरे क्या बताओ, टीचर यहाँ पर और उसको एक्सप्रेस करने का मौका दे रही है, उसको एनकरेज करना चाहती है बच्चों को कि अपने आप ही गलती का सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो आंसर इसके अंदर आपका सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अगर मैं सामने से हट जाऊंगा तो फिर बचेगा क्या, चलो थोड़ा साइड में हट जाता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम यानी कि लर्निंग की समस्या समाधान पद्धति के अंदर शामिल होगी। अब देखिए समस्या समाधान मेथड आ गया, आपका पता है आपका चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का। तो समस्या समाधान जो आपका मेथड उसमें क्या शामिल है, एक लक्ष्य यानी कि गोल प्राप्त किया जाना है, बिल्कुल ठीक बात है। समस्या में हमेशा आपके सामने जैसे बताता हूं, फॉर एग्जांपल आपके सामने समस्या है सीटेट, इसका समाधान आपको करना है। तो आपके सामने जो गोल है आपका कि सीटेट का एग्जाम पास करके उसके बाद मेन एग्जाम पास करके गवर्नमेंट जॉब मुझको लेनी है, तो इसलिए आपका एक लक्ष्य प्राप्त किया जाना है समस्या समाधान के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा सचेत यानी कि कॉन्शियस, नियोजित यानी कि प्लानिंग और आपका उद्देश्यपूर्ण हमले हमले कहां से आ गया भाई, आपका उद्देश्यपूर्ण के माध्यम से महसूस की गई कठिनाई को चुनौती यहां पर देता है। ठीक है, देखिए ये भी ठीक बात है। अगर आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया आपका एग्जाम समस्या है, इसका समाधान अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा नियोजन, मतलब प्लानिंग जो करनी होती है। किसी भी काम को आप लोग करिए, ठीक है, तो उसमें प्लानिंग करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना प्लानिंग के वो आपका जो समस्या का समाधान है, कोई भी आप काम करना चाहते हो, मतलब उतना मतलब कह सकते हो कारगर साबित नहीं होगा, फेल होने की संभावना ज्यादा होगी। तो नियोजन करना, प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है और कॉन्शियस बने रहना जरूरी है। यानी कि पढ़ने बैठ गए एग्जाम के अंदर, पता चला सिलेबस चेंज हो गया, पुराना ही सिलेबस पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, यानी कि यहां पर बात हो रही है आपके क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है, और आप सभी को पता है शिक्षा नीति 2020 ने इसको कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात यहां पर कही गई है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या शामिल है, आप सभी को पता है क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। अब मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि इससे पहले जो सीरीज हुई है, जो नॉर्मल मैंने मिक्स क्वेश्चन लिए, वो सब मैं चीज आपको बता चुका हूं। अब तो आपका जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल चल रहा है। तो आप सभी को पता है क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर जब बच्चा खुद अपना तर्क वितर्क करता है, खुद से फिर एक डिसीजन लेता है कि क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है। समाज के द्वारा इस प्रकार से नहीं मानते, ये ठीक है तो ये ठीक है, ये गलत है तो गलत है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या शामिल होता है, मेटाकॉग्निशन शामिल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। परासंज्ञान, आदि संज्ञान, जो भी आप लोग इसको नाम दीजिए, जब व्यक्ति अपने सोच के बारे में सोचना शुरू कर देता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब आदमी अपने चिंतन के बारे में चिंतन करना शुरू कर देता है, तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका मेटाकॉग्निशन यहाँ पर होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आदमी क्या काम कर रहा है कि भाई मुझे ये वाला एग्जाम पास करना है, और क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर वो उस एग्जाम को पास करने के अलग अलग पर्सपेक्टिव यहाँ पर सोच रहा है, अलग अलग माध्यम से समाधान यहाँ पर ढूंढ रहा है। तो जब मान लीजिए वो किसी एक समाधान को करते जा रहा है, भाई सीट भी मुझे ऐसा करनी है, सचिन सर की क्लास देखनी है, मान लो किताब पढ़नी है, नोट्स पढ़ने या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो वो सीडीपी पढ़ते पढ़ते वो गहराई में चला गया, यार सीडीपी तो बाकी दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प कर रही है। तो सोच वो अपना सीडीपी के बारे में रहा था, लेकिन बाकी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर गहराई से चिंतन करता चला गया, तो उसके बाद फिर अपना एक डिसीजन लेता है। ठीक है, तो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर शामिल होगा। आदमी विश्लेषण करता है, समस्या को टुकड़ों में तोड़ करता है, तो क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने सीडीपी कह दिया, आपने ईवीएस ले दिया, सोशल साइंस ले दिया, साइंस यहाँ पर ले दिया, ठीक है, मैथमेटिक्स ले दिया, लैंग्वेज आप लोगों ने ले दी, तो इन सभी सब्जेक्ट को आप लोगों ने एनालिसिस कर दिया, विश्लेषण कर दिया। तो विश्लेषण आप लोग किसके अंदर करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर करते हो। थर्ड, आप लोग मनन करते हो, रिफ्लेक्शन यहाँ पर करते हो, गहन चिंतन यहाँ पर करते हो, अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के आप लोग यहाँ पर हेल्प लेते हो, तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आते हैं सभी। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी आपके क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर आपके शामिल होते हैं। फर्स्ट आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या आया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि गणित अधिगम, यहां पर बात हो रही है आपके मैथमेटिक्स की लर्निंग की बात हो रही है। ठीक है, अब ये मत कहना सर सीडीपी के अंदर गणित आ गया। देखो सीडीपी ऐसा नहीं है कि कोई आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपकी पेडागोजी पूछी जाएगी, वो कुछ भी पूछ सकता है, आपके भाषा से संबंधित क्वेश्चन आपके सीडीपी के अंदर आते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा गणित अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी स्व मूल्यांकन, सबसे मेन बात ये थी स्व मूल्यांकन यानी कि सेल्फ असेसमेंट की बात हो रही है, और आप सभी को पता है शिक्षा नीति 2020 ने भी सेल्फ असेसमेंट को यहाँ पर
बढ़ावा देने की बात करिए। हालांकि कई सारे असेसमेंट के आपके आपके तरीके बताए थे, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण उसमें से एक आपका सेल्फ असेसमेंट होता है, जिसमें बच्चा अपना मूल्यांकन खुद से करता है, जो बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पड़ेगा, उसके नीचे आंसर होगा, तो वहां पर अपना हाथ रख लेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का आंसर अपने मन से दिया, फिर चेक करने के लिए हाथ उठाएगा, सही है गलत है। ठीक, तो ये अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहा है बच्चा। बहुत करते हैं ऐसे सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, मैं ऐसे करता था सेल्फ असेसमेंट, जैसे क्वेश्चन रहता था आंख बंद कर ली, फिर अपनी तरफ से आंसर दिया, फिर आंख खोल के देखता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आया कि अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स के अंदर अगर चीजें सीखना चाहता है, तो यहाँ पर उसका सेल्फ असेसमेंट की टेक्निक कैसे होगी? पहला, छानबीन यानी कि स्क्रूटनी होगी। बिल्कुल ठीक बात है भाई, मैथमेटिक्स के अंदर मुझे कौन से नियम जानने, कौन से फॉर्मूले जानने हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, क्या 2D 3D पिक्चर्स होते हैं, तो स्क्रूटनी करनी बड़ी जरूरी होती है मैथमेटिक्स के अंदर आपकी। ठीक है, हालांकि सभी के अंदर होती है। दूसरा, कंपेरिजन यानी कि तुलना करना सही होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिया कि बेटा तुझे एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार पूछ ले। ऐसे टीचर वो क्या काम करते थे, पहले मैथमेटिक्स का एक तरीका बता दिया, एक तरीका बता दिया, ठीक है, उसके बाद कहते थे एक तरीका और है इसका, अगर ये समझ में ना आए तो ये दूसरा तरीका और है, ये शॉर्ट तरीका है। तो इस प्रकार से अगर किसी समस्या का समाधान यानी किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करना चाहते थे तो कंपैरिजन करते थे। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट के अंदर दोनों आपके प्रोसेस शामिल होते हैं, पहला और दूसरा दोनों। यहाँ पर आंसर आपके ठीक हो जाएंगे। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से रचनात्मकता यानी जो क्रिएटिविटी होती है, जहां पर सोचने का अनेक तरीके होते हैं, अलग प्रकार से कुछ सोचना होता है, वो आपकी क्रिएटिविटी होती है, उसके विशिष्ट संकेतक कौन से, उसके आपके इंडिकेटर्स के बारे में बात कही जा रही है। पहला, जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी। बिल्कुल ठीक बात है, जो आदमी रचनात्मक देखने को मिलेगा, आपको पता है कि जो आपके गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उसके अंदर आपका एक महत्वपूर्ण गुण ये भी होता है कि वो क्रिएटिव होते हैं। वो किसी समस्या का समाधान या किसी चीज पर अगर तर्क वितर्क कर रहे हो, वो अलग ही कुछ यूनिक तरीके से सोचते हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, हर चीज के बारे में जानना चाहता है, क्यूरियोसिटी है उसकी हर चीज के बारे में जानने की, तो आपको क्रिएटिविटी का लक्षण आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं। वो स्वतंत्र रहता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे मैंने आपको प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में बताई, वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते, अपनी फैमिली के ऊपर निर्भर नहीं रहते कि मेरे पापा मुझे कोई कोर्स कराएंगे, मेरे पापा मेरे आलू की या मेरे उसकी गोलगप्पे की ठेली लगाएंगे, वहां जाके मैं ठेली पर बैठूंगा। वो उनके अंदर सेल्फ एफिकेसी, आत्म क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि वो दूसरे पर निर्भर ही नहीं रहते, जो रहते हैं वो खुद के ऊपर निर्भर रहते हैं। चैलेंजिंग काम में उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो क्रिएटिविटी का जो लक्षण है आपका स्वतंत्रता का यानी कि इंडिपेंडेंस का, ये पाया जाता है। थर्ड, अनुकूलनशीलता। देखिए, एडेप्टेशन की जो आपकी स्किल होती है, इन प्रकार के बच्चों के अंदर, जो क्रिएटिव जो लोग होते हैं उनके अंदर बढ़िया रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी मान लीजिए स्टेट का एग्जाम आ गया था, तो आपने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, आपने अडेप्ट कर लिया कि भाई मेरे साथ में सीटेट का पेपर है उसकी भी तैयारी करो, साथ के साथ बिहार एस्टेट का पेपर है उसकी भी तैयारी करो। तो आपने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल लिया। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बच्चा वही डाल पाएगा जो यहाँ पर क्रिएटिव तरीके का बच्चा होगा। तो ये भी आपका रचनात्मकता के अंदर आएगा। उच्च स्तर की एकाग्रता में देखने को मिलेगी, कंसंट्रेशन जो देखने को मिलता है वो उनके अंदर आपका हाई लेवल का देखने को मिलता है। ये नहीं कि आपका किसी ने कुछ भी मैसेज कर दिया तो सारा ध्यान ही भंग हो गया। अभी कुछ बच्चे यहाँ पर आराम से मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने कमेंट में देखा एक मैसेज कर रहा था, आज मेरा दिल टूट गया, 2-3 वहीं पर लग गए, क्यों भाई तेरा दिल क्यों यहाँ पर टूट गया? तो ये ध्यान रखना है, जो इस प्रकार का कंसंट्रेशन रहेगा तो आपके किसी भी चीज को सीखने में आपको मतलब बाधा डालेगा। ये क्रिएटिविटी का लक्षण नहीं है आपके, ठीक है। तो ये वाला आपका लक्षण है हाई लेवल। बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, गलत यार, इन बच्चों को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने की इन बच्चों को जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये तो बड़े हाई लेवल के आपकी आईक्यू लेवल रखते हैं, तो ये क्रिएटिविटी का लक्षण नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया स्क्रीन पर, जो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभिकथन यानी कि एजर्सन दिया हुआ है, शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व स्वयंगात्मक जरूरतों की उपेक्षा यहाँ पर करनी चाहिए, उसको यहाँ पर इग्नोर करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एक यहाँ पर कौन है वहां से, ठीक है, इस पर नजर डाल लियो, बार बार कह रहा है सर जी मेरा दिल टूट गया, मेरे यहाँ पर दिल टूट गया, मेरे यहाँ पर दिल टूट गया। अब मैंने कह दी, मैंने कहा मैं क्या करूं, तू भाड़ में जा, तेरा दिल टूट गया, ठीक है, 2-4 उसे गाली पक दी। अगर मेरे सामने क्लास में होता तो उसे डंडे से यहाँ पर तोड़ देता। अब मान लो उसका बच्चे का दिल टूट गया, ठीक है, और मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, और वो रो रहा है, ठीक है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, और मुझे गुस्सा आ रहा है कि रो रहा है, जेंडर वाइज में दिखा रहा हूँ, एक जेंडर स्टीरियोटाइप दिखा रहा हूँ, लड़कियों की तरह मेरे सामने यहाँ पर रो रहा है। तो वो टीचर यहाँ पर ठीक लगेगा, वो जानेगा कि हाँ भाई बता क्या बात होगी, क्यों तेरा दिल टूट गया।
तो कहा सर ऐसे बात है, दूसरी जगह शादी पक्की होगी। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तू अपनी दूसरी जगह करा ले, कोई बात नहीं है, तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो एज ए टीचर, जैसे टीचर के अंदर एक एम्पैथेटिक फीलिंग होती है ना, सिंपैथेटिक नहीं, मैं एम्पैथेटिक फीलिंग की बात कर रहा हूँ, कि जैसा उसका स्टूडेंट फील करेगा वैसे ही टीचर को करनी चाहिए। तो अगर उसका स्टूडेंट परेशान है, ठीक है, अब ये मत कहना कि सर जी का भी दिल टूट गया, अगर उसका स्टूडेंट परेशान है कि मेरा दिल टूट गया, तो उसको समझाए, उसको मोटिवेट करे, आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करे, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी टीचर को बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना, उसकी उपेक्षा यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। उसकी उपेक्षा यहाँ पर नहीं करनी है, चाहे वो मानसिक स्थिति हो, क्योंकि स्वयंगात्मक रूप से अगर बच्चा टूट गया, इमोशनली रूप से टूट गया, तो मानसिक तौर पर भी टूट जाएगा। मैं उसे कितना ही कह लूंगा पढ़ने के लिए, उसके दिमाग में बस वही सब चल रहा होगा, पुरानी यादें। तो ये तो आपका इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसने कहा इग्नोर करना चाहिए, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तर्क इसमें यह दिया है कि जो आपकी एकेडमिक लर्निंग होती है वो बच्चे के इमोशनल यानी कि स्वयंगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होती। गलत भाई, कोई भी किसी भी प्रकार की लर्निंग होगी वो बच्चे के सभी पक्ष से, जो आपके डेवलपमेंट के डोमेन होते हैं, फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो, सोशल हो, इमोशनल हो, वो चारों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और चारों ही लर्निंग को प्रभावित करेंगे। अगर चारों में से कोई भी खराब हुआ, इसने स्वयंगात्मक स्वास्थ्य पूछ लिया ना, जो बच्चा यहाँ पर परेशान हो रहा होगा, बस वीडियो देख रहा होगा, गाने सुन रहा होगा, उसी की याद आ रही होगी, तो यहाँ पर वो आपकी एकेडमिक लर्निंग को प्रभावित करेगा। सीटेट में आपके नंबर कम आ जाएंगे, फेल हो जाओगे, तुम लोग, तुम्हारे घर वाले गाली देंगे, इधर छोड़ दो जो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसने कहा प्रभावित नहीं होता, जबकि प्रभावित होता है भैया आपका। तो ये दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, बोथ आर रोंग, सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर दिया। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा मेथड, कौन सी पद्धति जो पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप यहाँ पर नहीं है। अब देखिए पियाजे ने आप सभी को पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहाँ पर दिया था, ठीक है। बट क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि जैसे जीन पियाजे आपके एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, जो बच्चों के सेंटर में मानकर, बच्चों को एक्टिव मानकर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहाँ पर बात करते थे। क्योंकि जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, लाइक आपका पियाजे हो गया, आपका वाइगोत्स्की हो गया, इनके सिद्धांत का इंप्लीमेंटेशन हुआ आपकी शिक्षा व्यवस्था के अंदर, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की शिक्षा व्यवस्था के अंदर, वो हमारे यहाँ भी हुआ, ठीक है। चाहे आपका इनसेप आता है, चाहे आपका ये शिक्षा नीति कोई सी आती है। तो आपको बताना है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया संज्ञानात्मक विकास का, जो सिद्धांत दिया, इन्होंने जो विकास का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक जो विकास का जो सिद्धांत दिया था, तो इस विकास का जो इंप्लीमेंटेशन एजुकेशन के अंदर हुआ, उसके जो अनुरूप नहीं है, यानी कि नेगेटिव पूछा है कि जो इस सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। पहला, उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग। देखिए ये बात करते थे, व्यवहारवादी बात करते हैं, जो बच्चों को पुरस्कार देने की बात करके, सजा देने की बात करके, जब बच्चों को सिखाने की बात करते थे। लेकिन पियाजे ने ये वाली बात नहीं मानी। पियाजे या दूसरे रचनावादी थे, ये कहते थे कि बच्चा एक्टिव होकर अपने आप चीजों को सीखता है। एक नन्ना वैज्ञानिक इन्होंने बच्चों के यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का भाई आंसर, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। बच्चों के गोखने क्या होता है, बच्चों के सीखने, ठीक है, बच्चों के सीखने की तैयारी, बच्चों के सीखने की तैयारी, लता के लिए संवेदनशीलता। देखिए यहाँ पर बात हो रही है रेडीनेस टू लर्न। ये ऑप्शन एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। जब कोई व्यक्ति, जब कोई बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए खुद से रेडी होता है, ठीक है, यार मुझे ये वाली चीज सीखनी है, सीडीपी मुझे सीखनी है, गाड़ी चलाना सीखनी है, कुछ भी सीखना है, उस चीज को यहाँ पर जल्दी सीख पाएगा। तो ये रेडीनेस होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे के अंदर, आप लोगों के अंदर इस प्रकार की रेडीनेस होनी चाहिए, इस प्रकार का एटीट्यूड आपके अंदर यहाँ पर होना चाहिए। तो ये पियाजे ने बात कही थी, इनके सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो निकली थी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को स्वीकारना, मैंने आपसे कहा कि बाल केंद्रित की बात करते हैं, ठीक है। जो भी आपके रचनावाद है या जो भी आपके रचनावादी मनोवैज्ञानिक है, वो बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड की बात करते हैं। तो प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है, चाहे शारीरिक तौर पर हो, मानसिक हो, इमोशनली हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। तो एज ए टीचर आपको सभी बच्चों को स्वीकार करना है और उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर शिक्षण देना है। तो ये बात भी पियाजे के अकॉर्डिंग थी। खोज अधिगम यानी कि डिस्कवरी लर्निंग, जैसे मैंने बताया कि बच्चा इंटरेक्ट करके अपने आप चीजों को सीखता है, सक्रिय होकर सीखता है, ये भी मानी थी, ये नहीं मानी थी। फर्स्ट आंसर ऑप्शन आपका रोंग है, गलत है, और गलत का भाई पहला आंसर यहां पर आपका ठीक हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या आया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक संप्रत्यय यानी कि एक कंसेप्ट को पढ़ाते समय एक टीचर ऐसा एग्जाम्पल दे रहा है जिसमें उस कंसेप्ट से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है। तो ऐसे एग्जाम्पल को डैश कहा जाता है, ऐसे एग्जाम्पल को क्या कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बात करूं, जैसे मैं पियाजे की बात कर रहा था, या मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, वाइगोत्स्की की बात करूं, कोलबर्ग की बात करूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कंसेप्ट पढ़ाना है मोरलिटी का, ठीक है, यानी कि नैतिकता का। दिख रहा है सही में, ठीक है, मुझे दीवार के अंदर घुसवा दोगे ऐसी। तो मैंने आपके सामने का एग्जाम्पल कंसेप्ट पढ़ाना है मुझे नैतिकता के बारे में, जो गुण होता है जो व्यक्ति को बताती है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है।
अगर मुझे गुण बताना है नैतिकता का कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, इसके बारे में बताते बताते मैं ऐसे आप लोगों के सामने डिस्कस करा। फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सनैलिटी ले लिया आपके सामने, कर्ण। तो अगर जैसी बात आई आपके सामने कर्ण की, तो जैसे आप लोगों के सामने कर्ण की बात आएगी तो आपके माइंड के अंदर एक ही चीज आएगी, और कुछ हो ना हो, दानवीर कर्ण। ठीक है, क्योंकि दान देने के अंदर इनसे बड़ा रोल शायद ही किसी के अंदर देखने को मिलेगा, इतने बड़े दानवीर ही यहाँ पर हुए। तो मैं आपको जो नैतिकता का यहाँ पर कंसेप्ट समझा रहा था, और उसके अंदर मान लीजिए मैंने आपको दानवीर होने की बात करी कि दान देना चाहिए यहाँ पर आपको, तो मैंने जैसे किसी व्यक्ति का आपके सामने नाम लिया तो उसकी मूल विशेषता यहाँ पर देखने को मिलेगी कि कर्ण मतलब दानवीर कर्ण, इनसे बड़ा दानवीर कोई नहीं मिला। अगर मैं बात करूं मित्रता की बात करूं, तो मित्रता में किसका नाम आता है? कर्ण का बहुत बड़ा नाम आता है। पता थी कि भाई मेरा नाश होना है, मेरी मौत होनी है, सामने अंत मेरा खड़ा है, लेकिन अपने दोस्त के लिए अड़ गए, दुर्योधन के लिए। ठीक है, तो ये आपकी मूल विशेषता जो होती है, कोई आपका मिसकंसेप्शन नहीं होता है किसी प्रकार का। और आप सभी को पता है बच्चे के मिसकंसेप्शन भी क्या होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनको बड़ा इंपॉर्टेंट माना हुआ है आपके इन अपने भी। दूसरा ये होता है आपका नॉन एग्जाम्पलर, नहीं एग्जाम्पलर और एग्जाम्पल। ठीक है, ये दोनों ही बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक टीचर को अगर कोई कंसेप्ट बच्चों को सिखाना है तो उसको गैर उदाहरण और उदाहरण दोनों ही देनी चाहिए। ये बात मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, इसको बोला जाता है एक प्रोटोटाइप, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एक प्रोटोटाइप इसको बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, कभी कभी शॉर्ट वीडियो देखते हो, दूसरे वाले चैनल पे देखते हो ना, सचिन एकेडमी पर, तो जैसे आपके सामने मेरी इमेज आती होगी तो आपको लगता होगा कि यार सर टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, टीचिंग एग्जाम बेस्ट तैयारी कराते हैं। ठीक है, हम इन्हीं से पढ़ते हैं। तो एक मूल विशेषता निकल कर आ गई। अगर किसी कंसेप्ट, किसी व्यक्तित्व के बारे में आप लोग यहाँ पर जान रहे हो, तो इसको यहाँ पर एक प्रोटोटाइप बोला जाएगा। थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। नेक्स्ट बोलता है ये कि कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? पहला दिया हुआ है आपके सामने नैतिक तर्कता, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है आपके मोरल रीजनिंग की बात हो रही है। देखिए मैंने आपको बताया था मोरल डिलेमा बताया था, जिसको मैंने कहा था नैतिक दुविधा बताया था। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताया था जो इससे पहले सीरीज शुरू हुई थी। तो नैतिक दुविधा बताया था कि जब आदमी किसी नैतिक दुविधा के अंदर पड़ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया कि भाई अभी आपका सीटेट की तैयारी कर रहे हो और अभी एस्टेट के एग्जाम की तैयारी करने पड़ गए, तो आप लोग नैतिक दुविधा के अंदर फंस गए। ठीक है, यार किसी एग्जाम की तैयारी पहले ज्यादा करो, एस्टेट करो या सीटेट करो, तो नैतिक दुविधा आ गई। जब इस नैतिक दुविधा के बारे में आप लोग चिंतन करते हो, एक डिसीजन लेना चाहते हो कि यार दोनों की करूं या किसी एक की कर दो, कई बार देखा है ना कि किसी एक डेट को दोनों एग्जाम पड़ जाते हैं जिनकी आप तैयारी करना चाहते हो, तो आपके सामने दुविधा आ जाती है, यार दोनों में से कौन सा लो, किसके एग्जाम देने जाऊं। तो जब इस नैतिक दुविधा के बारे में जब आपकी चिंतन प्रक्रिया चलती है और उसके बाद फिर आप एक फाइनल डिसीजन निकालते हो, तो आपका मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्कना बोला जाता है। अब इसने ये बोला है कि मोरल रीजनिंग न्यायोचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामले में नैतिकता का संरक्षण करता है। बिल्कुल ठीक बात है, नैतिकता का संरक्षण यहां पर करता है, बिल्कुल ठीक है, ये बात पहले भी बताई थी। उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से फ्री था, जबकि गलत इनके सिद्धांत की कई सारी आलोचनाएं हुई। ठीक है, इनके सिद्धांत की कई सारी आलोचना हुई। उन आलोचना में से एक आलोचना ये थी कि इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने जेंडर वाइज करा था। जितने भी एक्सपेरिमेंट, जितने भी कहानी इन्होंने यहां पर बताई थी, वो सभी आपके मेल यानी बच्चों के ऊपर बताई थी। जितने रिजल्ट निकले, कंक्लूजन निकले, बच्चे के ऊपर निकले। फीमेल की कोई भी वैल्यू इन्होंने इसके अंदर अपने सिद्धांत के अंदर नहीं मानी थी। ठीक है, अब वो पता नहीं नाराज थे या महिलाओं से नफरत थी या लेना ही नहीं चाहते थे अपना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो इनके कोलबर्ग ही बताएंगे। लेकिन उसके बाद में जो इनकी एक असिस्टेंट हुई जो आपकी थी कैरोल गिलिगन। ठीक है, क्या नाम थी? कैरोल गिलिगन। अब कैरोल गिलिगन फीमेल है, तो इसने कहा कि कोलबर्ग साहब आपने गलत बात करी है, जो आपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है इसमें आपने सिर्फ मेल के पक्ष जाने हैं, बच्चों के पक्ष जाने हैं। क्या पता यार फीमेल कुछ अलग प्रकार से सोचती हो, जो मेल सोचते जरूरी थोड़ी ऐसी फीमेल सोचती हो। तो इन्होंने सिद्धांत की आलोचना करी। इन्होंने कहा कि जो मेल होता है, मेल सोचता है जस्टिस पर्सपेक्टिव के माध्यम से। कैसे? जस्टिस पर्सपेक्टिव के माध्यम से सोचता है, न्याय की वजह से सोचता है कि अगर किसी ने चोरी करी है तो मेल क्या कहेंगे, इसे पुलिस के अंदर डालो, कंप्लेंट करो इसकी, एक काम करो बाद में करना, पहले 2-3 मुझे हाथ साफ कर लेने दो। लेकिन अगर उसी मामले में कोई फीमेल होगी, फीमेल सोचती है केयर पर्सपेक्टिव के मामले से, क्या केयर पर्सपेक्टिव के मामले में सोचती है कि अरे छोड़ दो, रहने दो, छोड़ दो, भगा दो, ठीक है अब नहीं करेगा दोबारा, अरे बहुत मार दिया, देखो खून निकल रहा है, छोड़ दो। तो ये बात बताई थी आपके कैरोल गिलिगन ने बताई थी। तो कई सारी आलोचनाओं में से एक आलोचना ये भी थी कि इन्होंने जेंडर वाइज अपने सिद्धांत के अंदर करा था, जबकि इन्होंने कहा कि लैंगिक भेद से मुक्त था, गलत। तो सिर्फ इसके अंदर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी कि फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो? अलग अलग के साथ यहां पर जा रहे हो, डीडी के साथ जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है।
अधिगम असहायता, ठीक है, ये क्या है? अधिगम असहायता, यानी कि आपके लर्न हेल्पलेसनेस की यहाँ पर बात हो रही है। लाचारी तब महसूस होती है जब विद्यार्थी यह मानता है, देखिए अधिगम असहायता, ठीक है, एक आपकी एट्रीब्यूशन की थ्योरी थी जो आपकी मोटिवेशन से संबंधित थी, ठीक है। जब कोई भी आदमी किसी चीज को नहीं सीख पाता, कोई पेपर को पास नहीं कर पाता, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता, दूसरे के ऊपर डाल देगा सब कुछ। किसी का मान लो एग्जाम पास नहीं हुआ, इसने सचिन सर ने बढ़िया नहीं पढ़ा है, फेल करवा दिया इसने। किसी और का पास नहीं हुआ, अरे यार इनका बैच भी बेकार था, कुछ नहीं था उस बैच के अंदर, किताब भी बेकार थी, नोट्स भी बेकार थे, ठीक है, मम्मी अगली बार दूसरे का कोर्स लूंगा, मम्मी अगली बार बहुत बड़े नंबर लेकर आऊंगा, ये सचिन सर सही नहीं मिले, तुम्हारी टांगे तोड़ दी जाएगी अगर किसी ने वाली बात बोल दी। जब आपकी बात होती है अधिगम असहायता की बात होती है, जब आदमी अपनी असफलता को दूसरे को ऊपर डाले, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपका, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म का यहाँ पर यूज कर रहा है, तो वो आपका बच्चा जब क्या काम करता है, किसी चीज में बार बार फेल होता जाता है, कोई एग्जाम उसका पास नहीं होता, तो एक टाइम पर उसको ये फील होने लग जाता है, यार मेरे से एग्जाम पास नहीं होगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसको कितना भी कॉन्फिडेंस दे लो, वो नहीं आएगा, वो कहेगा यार मेरे से होगा ही नहीं पास, ठीक है, 10 12 दे दिया सीटेट, होगा ही नहीं मेरे से तो पास, ठीक है। तो अधिगम असहायता में विद्यार्थी यह मानता है कि उसकी जो एबिलिटी यानी कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित है। अरे मास्टरी गोल्स तो बहुत दूर की बात है भाई आपका, वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि भाई मैं कोई चीज सीख लूं, मेरा सिर्फ पेपर पास हो जाए, और मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। दूसरा, प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, जी नहीं। परफॉर्मेंस गोल के अंदर मैंने क्या बताया था, जब आपस में कंपटीशन करते हैं हम दूसरे बच्चों से, उसे तो कंपटीशन ही नहीं करना, उसे तो सिर्फ यह है कि मेरा एग्जाम पास हो जाए, पास नहीं हो पाया, बहुत डिमोटिवेट यहाँ पर मैं फील कर रहा हूँ, ठीक है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय होते हैं, ठीक है, देखिए कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, अगर कंट्रोलेबल होते ना तो बच्चा कुछ ना कुछ सीख पाता और अपने इसमें अधिगम सहायता को मतलब दूर करने का प्रयास यहाँ पर कर पाता। क्यों? क्योंकि शैक्षणिक गतिविधियों यानी कि जो आपकी टीचिंग एक्टिविटीज यहाँ पर होती है, एकेडमिक एक्टिविटीज होती है, उनके परिणाम अनियंत्रित होते हैं, ठीक है, अनकंट्रोलेबल होते हैं, वो उसके बच्चे के कंट्रोल में नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस गया, उसको खूब समझाओ, हालांकि इसकी कुछ टेक्निक्स होती है, ठीक है, टीचर को ऐसे में क्या अपनाना चाहिए वो कभी आपके सामने डिस्कस करूंगा, या आपके मतलब एग्जाम के लिए नहीं है अभी। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, मतलब बच्चा अधिगम असहायता जो फील करेगा वो यही करेगा, यार मेरे बस की नहीं है पेपर पास होना, मेरे बस की नहीं है वाला काम होना, और मैं तो छोड़ देता हूँ इस वाले काम को, ठीक है, या दूसरे के ऊपर अपना आरोपण डाल देगा, ठीक है। ध्यान रखना अगर किसी ने एक ने भी डाल दिया तो, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से आपको कंटेंट मिल रहा है, डेली आप लोग यहाँ पर कंटेंट लेते हो, जिस डेडिकेशन के साथ मैं अब नहीं जितने भी सालों से पढ़ा रहा हूँ, अगर मान लीजिए गलती अगर हो रही है तो आप अपने मेथड्स के अंदर गलती देखना, अगर कोई पेपर पास नहीं हो रहा है या किस गलत अप्रोच के साथ पढ़ रहे हो, मान लीजिए किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपका स्कोर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभिकथन यानी कि एजर्सन दिया हुआ है। नैना 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती है, जबकि विधि ने 24 महीने के में ऐसा किया था, इसलिए विधि का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। गलत। अभी मैंने आपको बताया भाषा विकास के बारे में बताया, अब भाषा विकास के अंदर मैंने आपको बताया कि 1.5 साल से लेकर 2 साल तक के बच्चे के अंदर टेलीग्राफिक स्पीच आ जाती है, यानी 2-3 वर्ड को मिलाकर वो सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। तो ये टेलीग्राफिक स्पीच जब बच्चों को आती है, तो ये जब मैंने कहा कि बच्चों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कोई इसको सही इस सेंटेंस को 2-3 शब्दों को बनाकर कोई पहले सीख लेता है, किसी को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। आपको पता होगा कि जो आपकी डेवलपमेंट की जो रेट होती है, जो आपकी जो डेवलपमेंट की जो रेट होती है, ठीक है, जो आपकी विकास की जो दर होती है, उसके अंदर क्या देखने को मिलती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रत्येक बच्चे एक तरीके से अपना विकास कैसे कर सकते हैं, उनके विकास में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि आपकी एक पॉजिटिव चीज होती है। लेकिन इसने कहा कि अगर कोई इस प्रकार से बच्चा सीख रहा है और एक बच्चे ने विधि ने इसको 24 महीने में सीखा, तो पक्के तौर पर विकास उसका निलंबित है। गलत, कोई निलंबित यहाँ पर नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने बात करूं, जब आपका 3 साल का बच्चा होता है तो उसके दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं, जब वो 6 साल का बच्चा होता है तो उसके फिर पक्के यानी कि स्थायी दांत आने शुरू हो जाते हैं। अगर मैं आपके सामने बात करूं, जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनमें अपनी उम्र से पहले दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर वो मेच्योरिटी के लक्षण पहले आने शुरू हो जाते हैं, जो बच्चों को एडोलसेंस के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे के अंदर पहले आ रहे हैं तो गिफ्टेड हो गया, अगर किसी के अंदर पहले नहीं आ रहे तो गिफ्टेड ही नहीं है, वो कैसा भी नहीं है, ठीक है। ये आपको समझना, इस प्रकार के स्टेटमेंट आपके नेगेटिव होते हैं, गलत काट देना। तो ये तो पहला तो गलत हो गया। कारण इसमें दिया है कि विकासात्मक प्रतिमान यानी कि जो आपके डेवलपमेंट माइलस्टोन है, डेवलपमेंट माइलस्टोन का क्या मतलब है कि प्रत्येक बच्चा जो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजर रहा है और हर स्टेजेस के अंदर अपने अनुभव ग्रहण कर रहा है कि भाई सहस्वावस्था के अंदर है तो इस प्रकार के अनुभव लिए।
उसके अलावा आपका बाल्यावस्था के अंदर आए ये लिए, किशोरावस्था के अंदर आए ये वाले अनुभव लिए। तो डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या होता है? बच्चे के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करता है, जो कि नहीं करता। अब देखिए, अगर मैं आपके सामने एक स्टेज लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था ले ली। अब मान लीजिए शैशवावस्था के अंदर बच्चा ज्यादातर चीजें अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से यहाँ पर सीख रहा है। अगर वही बच्चा अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज के अंदर अनुकरण यानी कि कॉपी करके यानी कि इमिटेशन के माध्यम से सीखता है, तो आपका जन्म से लेकर 2 साल तक का भी बच्चा इमिटेशन करता है, उसके बाद भी बच्चा काफी चीजों का इमिटेशन यानी कि नकल करके सीखता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, कोई सटीक नहीं है कि डेवलपमेंट माइलस्टोन के अंदर कि अगर इस स्टेज के अंदर बच्चा आएगा तो यही सारे लक्ष्यों को यही सारे प्रदर्शन को यहाँ पर मतलब दिखाएगा। वो अलग अलग भी दिखा सकता है। क्यों? इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से डेवलपमेंट रेट अलग अलग होती है। दोनों गलत है भैया आपके। क्या है? दोनों गलत है आपके। आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या आया हुआ है उसके ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? पहला, संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना करना। देखिए, हाइपोथेसिस की बात आ रही है। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? अनुमान लगाना। अगर 5 साल की बच्ची की बात हो रही है, आप सभी को पता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अगर कोई बच्चा हाइपोथेसिस करता है, अनुमान लगाता है, या आप कह सकते हो हाइपोथेटिकल आपने रीजनिंग का यूज करता है, डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करता है, तो अमूर्त चिंतन के अंदर शुरू करता है। जो बच्चा 11 साल से प्लस का होता है, ना कि वो 5 साल की बच्ची, तो आपका गलत हो जाएगा। घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना यानी कि प्लानिंग करता है। ये भी बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करेगा, यानी कि जब 11 साल से प्लस का बच्चा हो जाएगा। 5 साल का बच्चा इतना नहीं करेगा। ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा है, 2 साल से लेकर जो 7 साल तक का टाइम पीरियड होता है। प्रतीकात्मक और अमूर्त तार्किकरण यहां पर करेगा। देखिए, सिंबॉलिक थॉट जो बच्चे के अंदर होती है वो यहां पर आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जो सिंबल्स की नॉलेज उसको हो जाती है, कि जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बच्चे ने लेस को पैकेट को देखकर, वो लेस को देखकर कहा तितली, उसने अपने माइंड के अंदर साइकिल की छवि बना ली। तो ये सिंबॉलिक थॉट जो होती है ना, वो बच्चों को आ जाती है। लेकिन जो अमूर्त तर्कीकरण करता है, अमूर्त चिंतन करता है, वो फॉर्मल के अंदर करता है, जब बच्चे 11 साल से प्लस का ही होता है। ये भी गलत। अगला आपके सामने दिया हुआ है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। देखिए, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देखिए, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर सीबीएसई ने क्या काम किया है? सीबीएसई ने कम से कम 2 बार, तो मुझे ध्यान है, ठीक है, तीसरी बार शायद यही क्वेश्चन हो या दूसरी बार वाला हो, सीबीएसई ने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को कभी भी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर सिर्फ एक बार माना है, अदरवाइज इसको प्री के अंदर काउंट करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों करते हैं। मैंने भी कई बार मतलब जैसे क्वेश्चन देखे, तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जो बच्चा अपने लक्ष्य से गोल के प्रति व्यवहार करना शुरू करता है, वो आपका सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर करता है। बट सीबीएसई ने हमेशा इसको ज्यादातर प्री ऑपरेशनल के अंदर माना है। इसको चैलेंज भी करवाया गया था, तब भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो बच्चा जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, अपने लक्ष्य के प्रति व्यवहार करना शुरू करता है, वो बच्चा आपका जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, फर्स्ट स्टेज होती है आपकी, तो उसके अंदर करना शुरू करता है, जो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जन्म से लेकर 2 साल तक का बच्चा होता है। बट उसके साथ में इसने एक चीज और लिख दी, प्रतीकात्मक खेल, यानी कि जो सिंबॉलिक प्ले होते हैं, यानी कि जो सिंबॉलिक थॉट, ये बच्चों को जो नॉलेज आनी शुरू हो जाती है, ये बच्चों को प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आनी शुरू हो जाती है, यानी कि 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा है। तो ऊपर वाले तो 3 गलत है, चौथे वाले में भी आखिर आधा गलत है, बट सीबीएसई ने इसको कई बार माना है। ठीक है, और मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार किताबों के अंदर भी मैंने सही से इसको देखा हुआ है, तो ये सेंसरी के अंदर ही काउंट होती है, बट उन्होंने माना है। और माना है तो भाई कई जगह तक, बहुत दूर तक ये वाली बात जाएगी। तो आंसर इसमें जो सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, जो 5 साल की बच्ची यहाँ पर करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि वो स्टूडेंट्स जिनमें ध्यान न्यूनता अरे भाड़ में जाओ तुम, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, एडीएचडी, ठीक है। तो अगर आपको इसकी पहचान करनी है, जिन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा मतलब अवधान की कमी है, अटेंशन की कमी है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव जो रहते हैं, मैंने बताया ना, आवेगशीलता जिनके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी किसी काम को करने की, ठीक है, कि तुरंत अपना यूट्यूब पर डाला हाउ टू करेक्ट सीटेट एग्जाम इन 1 सेकंड, हाउ टू करेक्ट सीटेट एग्जाम बाय सचिन, तो बहुत जल्दी जल्दी और फलाना फलाना तो इस प्रकार का अगर कोई बच्चा कर रहा है, हालांकि आप में से नहीं होगा, तो वो आपको बताना है कि उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली जो चुनौतियां होती है उससे की जा सकती है। पहला, लिखित पाठ को समझना। क्या फायदा लिखित पाठ को समझने से? किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। बिल्कुल ठीक बात है। देखो, इनमें कमी किसकी होती है? अटेंशन की कमी होती है, ध्यान की इनके अंदर कमी होती है। किसकी कमी होती है? ध्यान की इसके अंदर कमी होती है। तो अगर हमने यहाँ पर कोई काम को लंबे समय तक जारी रख दिया, जिसमें बच्चा एंगेज हो रहा है, उसको देख रहा है, समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उसके ध्यान में जो कमी थी, क्योंकि छोटे बच्चे का जो ध्यान होता है वो मैक्सिमम 15-20 मिनट तक अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। ठीक है, अब आप लोग पता नहीं कितने करते होंगे इस उम्र के अंदर, लेकिन 15-20 मिनट तक कर पाता है, आपकी भी उतनी होती है। ठीक है,
तो अगर हमने बच्चे का ध्यान केंद्रित कर दिया, कोई इसको टॉपिक ऐसा पढ़ा दिया, किसी एक्टिविटी में उसको एंगेज कर दिया जहां पर बच्चा इंटरेस्ट लेकर उस चीज को सीख रहा है, वो सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर आपका हो जाएगा। स्थितियों का अवबोधन और उसको समझना, स्थितियों से नहीं समझना, क्योंकि बच्चे में पहले ही आपका डिसऑर्डर है। पर्याप्त ऊर्जा स्तर बनाए रखना, वो तो पहले से ही बनी है, ठीक है, तू कौन सा नई चीज बता देगा ऑप्शन के माध्यम से, बहुत ज्यादा ऊर्जा इनके अंदर रहती है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है। नेक्स्ट आपके सामने कि किसी विशेष विषय वस्तु, किसी स्पेशल कंटेंट को लंबे समय तक याद रखने, लंबे समय तक स्मरण करने को सुसाध्य करने हेतु एक टीचर को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। ध्यान से पढ़ना, किस रणनीति से बचना चाहिए, क्वेश्चन आपका नेगेटिव पूछा है। पहला, स्मृति सहायक विधियां लागू करना। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है निमोनिक्स के बारे में। निमोनिक्स क्या होती है? निमोनिक्स होता है आपका याद करने का एक तरीका होता है। जैसे मैंने आपको बताया था इंद्रधनुष के रंगों को याद करने का तरीका, जो मैंने आपको बताया था, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। आज तक मुझे ध्यान है वाली चीज। अगर मुझे इस प्रकार से याद करने के लिए बच्चों को प्रेरित करना है, उनको यहाँ पर चीजें सिखानी है, तो निमोनिक्स का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। ये आपको याद कराने का आपका एक तरीका होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये मैंने पहले ही बताया था। जैसे आपके ईवीएस की किताब में एक सेक्शन दिया हुआ है आपके रेशम के कीट के बारे में, जो अपनी मादा की गंध बहुत कई किलोमीटर दूर तक भी सूंघ लेता है, ठीक है। और इसका मैंने गाने से कनेक्ट करके बताता हूँ हमेशा आपको कि तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। सनी देओल गाता है ना करिश्मा कपूर के लिए। तो गाने के माध्यम से मैंने आपको रेशम के कीट के बारे में बता दिया कि देखो दोनों के अंदर समानताएं मिल रही है। तो ये निमोनिक्स हुआ, मतलब ये एक याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, उसको इस शॉर्ट फॉर्म, इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर लोगे तो आपका निमोनिक्स हो गया। दूसरा, संगठनात्मक चार्ट बनाना, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर आपका एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज लंबे समय तक आपको याद रखनी है तो एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना दो कि भाई मान लो आपको टीचर बनना है, तो सबसे पहले भाई आपने कोर्स करा, कोर्स के अंदर क्या क्या चीज आपने पढ़ी, फिर सीटेट करा, एस्टेट करा, जो भी कुछ आपने करा, उसके बाद टीचिंग एग्जाम का मेन एग्जाम दिया, पास हुए, इंटरव्यू हुआ, तो इसका आपने एक संगठनात्मक चार्ट बना दिया। तो लंबे समय तक आपको चीज ध्यान रहेगी कि भाई पहले हमने ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, ये करा। मतलब आपके माइंड के अंदर जो स्कीम आते हैं उनको आप लोगों ने रीअरेंज यहाँ पर कर लिया। ये भी आप लोग यहाँ पर करोगे। असंबंध शब्द प्रस्तुत करना, असंबंधित संबंध वाले रिलेवेंट वर्ड को आपको प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि इररिलेवेंट शब्द को प्रस्तुत करना है, ठीक है। इररिलेवेंट शब्द यूज कर दिए जिनका मतलब ही नहीं है इस किसी चीज को याद करने से, समझने से, ठीक है। मान लो कॉलेज की, अभी आप लोगों की बीएड की और बीटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर इरिलेवेंट चीजों को भी जोड़ दिया। अरे उस टाइम तो हमारे साथ वो मुन्ना बजरंगी भी था, उस टाइम पर तो कल्लू धनबान भी था, ऐसे ऐसे दोस्त यहाँ पर ले दिए जिनका मतलब ही नहीं आपकी पढ़ाई से। उन्होंने कौन सा टीचिंग एग्जाम में आपका रोल डाल दिया। तो असंबंध शब्द प्रस्तुत नहीं करना है, संबंध वाले शब्द प्रस्तुत करना है। क्वेश्चन इसने नेगेटिव पूछा था तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। मानस चित्र का उपयोग यहाँ पर करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। मानस चित्र यानी कि कंसेप्ट में बड़ा पॉजिटिव तरीका होता है बच्चों को सीखने सिखाने का, जो माइंड के अंदर हम दुनिया भर के कंसेप्ट बनाते हैं, सीटेट के बारे में, सचिन सर के बारे में, और भी सब चीजों के बारे में, तो ये भी करना चाहिए। आंसर इसमें नेगेटिव ये था, तो नेगेटिव का भाई आंसर आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अलग अलग आंसर यहाँ पर देते हो, ठीक है। सर आज मेरा जन्मदिन है, मुझे विश कर दीजिए। कुमारी मधु, कुमारी विश आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। भगवान करे आपको सभी चीज यहाँ पर मिले, और इस 50 साल के पूरा होने पर आप सभी बच्चे इनके लिए यहाँ पर ताली बजा दीजिए। वेल डन आपकी को मजाक कर रहा हूँ भाई, स्टूडेंट को मोटिवेट कर दो, उसका जन्मदिन आज, ठीक है। आप अच्छे प्रकार से सेलिब्रेट करना, भगवान आपको सभी चीज वो दे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक को एक मोटिवेटर यानी कि एक प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि जो फीडबैक दिया जाता है, जैसे मैं आपको फीडबैक देता हूं, जब आप लास्ट में अपना स्कोर बताते हो, सर मेरा इतना स्कोर आया, इतना स्कोर आया, ठीक है। आप मेरे बारे में फीडबैक देते हो, ठीक है, सर आप बढ़िया पढ़ाते हो, आप हमारे सर हो, प्यारे सर हो। तो एक फीडबैक को एक मोटिवेटर के रूप में आपको लेना है, लेकिन क्वेश्चन इसने घुमा दिया, मोटिवेटर के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका पूछ लिया, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछ लिया। पहला, विद्यार्थियों की क्षमता यानी कि उनकी एबिलिटी पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना गलत। देखिए प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता होती है ना वो अलग अलग होती है। ये स्टेटमेंट कहा जाता है कि प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, लेकिन जो क्षमता होती है ना वो अलग अलग होती है। कोई कम स्पीड से सीखता है, कोई ज्यादा से सीखता है, ठीक है, उसको विश कर रहे हो आप लोग। कोई ज्यादा से सीखता है, कोई बहुत ज्यादा से सीखता है। तो अगर उनकी क्षमता पर आप उसको फीडबैक दोगे तो बच्चा चीजों को नहीं सीख पाएगा और नेगेटिव फीडबैक के अंदर आपका काउंट हो जाएगा। अगर नेगेटिव फीडबैक हो जाता है तो ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछा था और नेगेटिव का भाई आंसर यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग इसके बारे में। दूसरा,
गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित फीडबैक दोगे, बिल्कुल ठीक बात है। जो बच्चा मान लीजिए यहाँ पर किसी चीज को सीख रहा है, एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहा है, यहाँ पर सीख रहा है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, अगर इस प्रोसेस पर उसको फीडबैक दोगे कि सर सही नहीं पढ़ा रहे हो, सर आराम से पढ़ा रहे हो, सर यहाँ पर तेज पढ़ा रहे हो, या मैं आपको कहूंगा ध्यान यहाँ पर लगा लो, ठीक है, इधर उधर के मैसेज अपना मत करो, तो ये फीडबैक आपका यहाँ पर बढ़िया माना जाएगा। विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली, यानी कि जो उसकी डिस्क्रिप्टिव जो स्टाइल होती है, वर्णनात्मक शैली मतलब वर्णन करेंगे जो अपनी यहाँ पर फीडबैक दिया जाता है, ठीक है, जैसा आप लोग मेरे बारे में दे सकते हो, मैं आपके बारे में दूं कि आप लोग कितने बढ़िया स्टूडेंट हो, कितना बढ़िया से पढ़ते हो, ज्यादातर आंसर आप लोग ठीक दे रहे हो, वाह बहुत बढ़िया, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये मैंने आपको दे दिया फीडबैक, ये आपके लिए ठीक रहेगा। आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस की कमी थी उसको खत्म करके, मतलब एक उसको इंप्रूवमेंट या कह सकते हैं इंक्रीमेंटल व्यू आपके अंदर पैदा करेगा। अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना फीडबैक देना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं दूसरे बच्चों के साथ तुलना करूंगा, बाकी के देखो सभी के नंबर बढ़िया आ रहे हैं, तुम्हारे नंबर कैसे इसके अंदर कम आ रहे हो, गधा बेवकूफ निकम्मा फलाना डिकड़ा, ठीक है, ऐसा फीडबैक आपको नहीं देना। जब कंपैरिजन करके आप फीडबैक, हमारे घर परिवार के अंदर ऐसी फीडबैक दिया जाता है। स्कूल के टीचर जो होते हैं इनफैक्ट वो फीडबैक देते हैं, देखो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाए, देखना जी लड़कियों के फर्स्ट ले आई, ठीक है, और आपके वाले की कुछ भी रैंक नहीं आई, तो हम क्या करें उसमें, वो फर्स्ट आ गई, ठीक है, उसकी किस्मत है वो ले आई, हमारे अंदर कोई स्किल होगी हम उसको यहाँ पर निकाल लेंगे। तुम कंपैरिजन क्यों करते हो बच्चों का आपस में, ठीक है, ध्यान रखनी है आपको, आपको बच्चों का किसी भी आधार पर कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। प्रत्येक बच्चे में, मैंने कहा ना, प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, पता नहीं कौन सी किसके यहाँ पर काम आ जाए, ठीक है। ठीक है भाई, देखिए आपको विश कितने बच्चों ने कर दिया, तो थैंक यू बोल दो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि प्रियंका अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, ठीक है, बढ़ई की दुकान यानी कि आपको पता है लकड़ियों की दुकान, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक उसका मेजरमेंट यानी कि उसको माप रही है। उसे हाल ही में ईडब्ल्यूएस स्कीम के अंतर्गत पब्लिक विद्यालय यानी कि पब्लिक स्कूल में प्रवेश मिल गया। आप सभी को पता है राइट टू एजुकेशन 2009 के अंतर्गत 25% का रिजर्वेशन आपके प्रत्येक निजी स्कूल के अंदर आपको इनका देने का अधिकार है, जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बच्चे होते हैं। और यहाँ पर इसको प्रियंका को ये एडमिशन मिल गया, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित की उनका सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में एक टीचर को क्या काम करना चाहिए? प्रियंका को प्रॉब्लम ये हो रही है, उसको मैथ्स के अंदर बड़ी दिक्कत आ रही है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की स्टूडेंट है। अब बताओ टीचर को यहाँ पर क्या करना चाहिए? पहला, प्रियंका को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। गलत, मैंने क्या कहा, रचनावाद के अकॉर्डिंग प्रत्येक बच्चे में सीखने की क्षमता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये पिछले वर्ग से आ रहा है, ये लड़की है, ठीक है, ये नहीं सीख सकती, या ये यहाँ पर आर्थिक तौर पर जैसे गरीब बच्चे हैं ये नहीं सीख सकते। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है भाई आपका, तो पहला गलत हो गया। प्रियंका को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहरा हुआ वेतन को बढ़ावा देना चाहिए। गलत, मैं आपको बताता हूं कि आपको ड्रिल एंड प्रैक्टिस आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है, बिल्कुल नहीं करानी। बच्चों को आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाना है, जहां पर बच्चा सोच समझकर अपना चीजों को सीखे, ठीक है। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम और अध्ययन सामग्री को प्रियंका के लिए प्रासंगिक यानी कि रिलेवेंट बनाना चाहिए और प्रियंका द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मान लीजिए प्रियंका को मैथमेटिक्स के अंदर यहां पर दिक्कत हो रही है, तो पूरे के पूरे करिकुलम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो पूरा सिस्टम है वो बच्चे के अकॉर्डिंग है और जो पूरा सिस्टम है बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होगा, बच्चा चेंज नहीं होगा। अगर कोई बच्चा कोई भी कैटेगरी का है, फॉर एग्जांपल आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पर दे दिया, तो उसके लिए उसी प्रकार का उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग हमें उसको यहाँ पर करिकुलम बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो भी हम यहाँ पर प्रियंका को पढ़ाएंगे वो उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे कि बेटा देखो आपका तो काम है, आपके फादर तो बढ़ई का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, आप उसमें ब्लॉक का भी मेजरमेंट करते हो। चलो मैं आपको मैथ्स का एडिशन के बारे में, जोड़ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आप ब्लॉक लेना, 2 ब्लॉक ले लिए, 2 ब्लॉक ले लिए, ऐसे उनको जोड़ कर करना। इस प्रकार से टीचर उनको सिखा सकता है, ठीक है। ये नहीं कह सकता अरे तुम तो बढ़ई की लड़की हो, तुम नहीं सीख सकते, जाओ यहाँ से भागो, ठीक है, तुम सही से नहीं पढ़ते, तुम कहाँ से पढ़ गए, जाओ तुम भी ये वाला काम करना। ये सबसे नेगेटिव और खराब अप्रोच होती है जो एक टीचर के अंदर होती है, ठीक। प्रियंका को घर पर सीखे गए ज्ञान को स्कूल से सीखे गए ज्ञान से पृथक रखने के लिए नहीं भाई, उसको जोड़े रखने के लिए उसको कहना चाहिए। आंसर आपका थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, ठीक है। ठीक है भाई, अरे बहुत सारी विश कर दिया आपने उसको, ठीक है। मेरा आ रहा है 17 जून को, देखते हैं मेरे बारे में इस बार कितना रिकॉर्ड तोड़ोगे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक आत्म विमो, यहां पर बात हो रही है आपके ओटिज्म की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है, कहा है भाई ओटिज्म, कहा है इंग्लिश के अंदर, ओटिज्म 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 ओटिज्म,
ओटिज्म, ये मिल गया ओटिज्म। यहाँ पर ओटिज्म वाले बच्चे की बात हो रही है। आप सभी को पता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर जो 21 दिव्यांगताएं है, उसके अंदर एक आपकी ओटिज्म भी होती है, यानी कि जिसको संलीनता बोला जाता है। यानी जब बच्चा खुद में लीन होता है, सोसाइटी से ज्यादा कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं बना पाता, दूसरों से ज्यादा बात यहाँ पर नहीं करता, बट एक पॉइंट उनका रहता है, फैक्चुअल नॉलेज बढ़िया रहती है, उनको फैक्ट की जानकारी बढ़िया रहती है। ये बात इससे पहले सीरीज के अंदर हमने डिस्कस करी थी। अगर कोई बच्चा ओटिज्म वाला है और ऐसे छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज को करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो उनकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप यहां पर नहीं है, यानी कि कौन सी नेगेटिव है। अगर मान लीजिए इस प्रकार का कोई बच्चा जो ओटिज्म से पीड़ित है, अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा उनका इंक्लूजन कैसे करना है, उनका समावेशन करना है। क्वेश्चन ये पूछा है कि उनके समावेशन करने के दौरान कौन सी आपकी क्या है, अनुरूप नहीं है, कौन सी अपोजिट है, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन पूछ लिया। पहला यहां पर दिया हुआ है सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री उनको यहां पर देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लिखित सामग्री उनको दे सकते हैं, तो पहली के साथ आप लोग यहां पर चले जाओगे। बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में काम करने की उनको अनुमति दोगे, दे देंगे। देखिए दोनों ऑप्शन जब आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर उसको प्रत्यक्ष रूप से चीजें कराई जा रही है, चाहे आपके लिखित की हो, पढ़ने के दौरान हो, और दूसरे में भी कम शोर वाली जगह यानी कि कंडीसिव एनवायरनमेंट, जो बच्चे के लिए उपयुक्त एनवायरनमेंट हो, क्योंकि बच्चा समाज से वैसी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, और ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहां पर बच्चे खूब आपस में बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, वो बच्चा वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, वो सोचेगा यार मतलब मेरी बात यहाँ पर नहीं बनेगी, चला जाएगा। तो इस प्रकार का एनवायरनमेंट यहाँ पर उस बच्चों को देना चाहिए, लेकिन उस बच्चों को विशिष्ट स्कूल यानी कि स्पेशल स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन की, इंक्लूसिव आपकी अप्रोच की बात हो रही है, जहां पर बच्चों को, सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी है। अगर कोई बच्चा किसी दिव्यांगता से आपका ग्रसित है, तो उसकी क्लासरूम, उसके स्कूल में ही हमें सभी संसाधन उस बच्चों को देने पड़ेंगे, ना कि स्पेशल स्कूल में भेजकर हम उसका यहाँ पर सेग्रेशन कर देंगे, अलगाव यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव है, और नेगेटिव का आंसर आपका यही, आपका आंसर सही हो जाएगा। सामान्य क्लास में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद ले सकते हैं भाई, मान लो कि स्कैफोल्डिंग के रूप में हमें कोई रिमिडल टीचर की हेल्प ले सकते हैं, जो बच्चों को हेल्प कराए कि भाई देखो आप सोसाइटी से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसे करो वैसे करो, जो मतलब उसको हेल्प करे। बट थर्ड आंसर आपका नेगेटिव था, और नेगेटिव का आंसर यही आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। एक क्लास में अध्यापिका भिन्न जातियों वाले जो समूह होते हैं, ऐसे अधिगमकर्ताओं यानी कि ऐसे लर्नर्स के लिए समावेशी वातावरण यानी कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट की रचना कैसे कर सकती है। अब यहाँ पर कैसे, अलग अलग जातियों वाले बच्चे हैं, ठीक है, कोई पिछड़ी जाति से, कोई पिछली जनजातियों से यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है, तो उनका समावेशन करना है, तो कैसे कर सकती है। अपने उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चे के शिक्षक अनुभव को सीमित करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई पिछड़ी जाति से बच्चा आ रहा है, ठीक है, हालांकि मैं तो जातियों के अंदर कोई ज्यादा बिलीव करता नहीं, ठीक है, कोई किसी भी जाति का क्या फर्क पड़ता है उससे, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा टीचर है जो पिछड़ी जाति से बच्चा आने वाले बच्चों को बड़ा इग्नोर करता है, ठीक है, उनको उनको क्रिटिसाइज यहाँ पर करता है, मतलब तुम कहाँ से पढ़ने आ गए, ठीक है, जाओ तुम वही काम करो, नहीं नहीं हमारे साथ बैठ के खाना मत खाओ, हमारे साथ बैठ के पानी। आज भी समाज के अंदर ये वाली चीज देखने को मिलती है हमारे, मतलब कभी कभी सामने देखता हूँ मैं आके, मैंने कहा यार कितने जाहिल लोग हैं, मतलब जाति के आधार पर किसी का कंपेरिजन कर रहे हैं कि वो जाति है ऐसे, वो जाति है ऐसे, हमारी जाति सबसे बढ़िया है, ठीक है, जो जैसी है भाई ठीक है, सभी बढ़िया है। तो अगर इस प्रकार का पूर्वाग्रह, इस प्रकार का किसी भी प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणा टीचर के अंदर है, तो उसको अपने अंदर रिफ्लेक्शन यानी कि आत्मचिंतन करना चाहिए। मतलब ये सही है क्या एक टीचर के लिए, भाई उसके लिए तो सभी बच्चे समान है, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, XYZ कोई भी हो, उसके लिए सभी बच्चे समान है। तो उसको यहाँ पर शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, इसलिए उसको अपने पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, क्लास में बच्चे के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनकी विविधता को सम्मिलित करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। पूरा देश ही विविधताओं से भरा देश है, ठीक है, और विविधता में एकता की बात हमारे देश के अंदर होती है। अगर क्लासरूम में ऐसे बच्चे डेफिनेटली मिलेंगे आपको क्लासरूम में ऐसे बच्चे, और खासकर आप लोग KVS एनिमेस के अंदर अगर जाते हो तो अलग अलग विविधता वाले बच्चे देखने को मिलेंगे, तो भी आपको उनको क्लासरूम में सम्मिलित करना है। सेकंड, ठीक है, संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देना है। किसके? संस्था में समानता की, इक्वलिटी की यहाँ पर बात हो रही है कि सभी बच्चों को समान हमें मानना है। क्या मानना है? सभी बच्चों को समान मानना है। तो बिल्कुल ठीक बात है, उस पर बल देना है। छात्र को प्रोत्साहित यानी कि एनकरेज करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल यहाँ पर बनाए। देखिए, मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल कौन बनाएगा? बच्चा। जी नहीं, जितना पाठ्यक्रम होगा, जितना पूरा शिक्षण व्यवस्था होगी, टीचर होगा, XYZ कोई भी चीज होगी, वो खुद को बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज करेगी, बच्चा इनके अकॉर्डिंग यहां पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि पहला आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो?
फर्स्ट के साथ यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। सर मेरा आपसे पढ़ के सीटेट का एग्जाम क्लियर हो गया था। अरे ऐसे तो भाई लाखों बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा वैसी कमेंट करने आते हो कि सर हमारा पेपर पास हो गया, या दोबारा से सीटेट की तैयारी कर रहे हो। दोबारा से मत करा करो, ठीक है, कि अच्छे नंबर के लिए दोबारा से पढ़ेंगे, ये करेंगे। आगे के एग्जाम की तैयारी आप लोग यहाँ पर करा करिए, ठीक है। ठीक है, निहारिका यूपी गुरुजी, आज तक आपने कभी गलती से भी मेरा एक मैसेज देख लेते काश। निहारिका यूपी, लो भाई देख लिया, गलती से मैसेज देख लिया, ठीक है। ऐसी ऐसी टेक्निक लाते हैं ताकि मेरी नजर उन मैसेज के ऊपर चली जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, यहां पर बात हो रही है आपके सीसीई की। किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है आपके सीसीई, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की यहां पर बात हो रही है। एक ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर तौर पर चले, जिसमें बच्चों को व्यापक मूल्यांकन किया जा सके, मतलब बच्चों के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाए। यानी जो बच्चे के अंदर सब्जेक्ट से संबंधित एक्टिविटी हो रही है या को करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों के लिए हो रही है, ये सब मैंने इससे पहली सीरीज के अंदर आपको पढ़ाया था, जो नॉर्मल सीरीज मेरी चली थी। अब मॉडरेट सीरीज आपकी चल रही है, ठीक है। तो इसमें आपको बताने की सीसी में क्या शामिल है। पहला कि मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, प्लानिंग करना, बिल्कुल ठीक बात है। सीसी लाया इसलिए गया था, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा पास नहीं हो पा रहा, सही नंबर नहीं ला पा रहा है, डिप्रेशन उसके अंदर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसके लिए इस प्रकार का इवैल्यूएशन लाया जाए जो आपका सीसी है, जिसमें प्लानिंग करे, उसके लिए उपकरण लेकर आए। शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, बिल्कुल ठीक बात है, ये सावधानी पूर्वक सीसी के अंदर करना चाहिए, क्योंकि निरंतर चल रहा है ना मूल्यांकन, ठीक है। तो सावधानी पूर्वक करना है। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना, जी नहीं, सीसी के अंदर किसी भी प्रकार की रैंकिंग आपको नहीं देनी। जहां पर भी रैंकिंग, कैटेगराइज करने की बात है, पृथक्करण, अलगाव की बात आ जाए, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव आपका टैग वर्ड होता है, ठीक है। जिन बच्चे जो नए यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं, तो आप लोग पुरानी वीडियो देखिए, इनकम पुरानी मतलब अभी डालिए पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड के ऊपर, या कोई भी टॉपिक आपको देखना है यूट्यूब पर सर्च करो, वो कोई भी टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अगला है कि शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत यानी कि इंटीग्रेट करना, बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारा सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उसी के दौरान सारी चीज को हम इंटीग्रेट करके पढ़ा, बड़ी महत्वपूर्ण अप्रोच है। चाहे आपका ईवीएस हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, सभी को इंटीग्रेट करके पढ़ाने की यहाँ पर बात होती है, ठीक है। तो ये आपका ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा ये आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि फर्स्ट आंसर के साथ आप लोग यहाँ पर चले जाओगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी जो नियंत्रण यानी कि कंट्रोल के बाह्य आधिकारिता में विश्वास रखती है और परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है। ध्यान रखना, उससे पहले कौन सा क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करा था हमने, अधिगम असहायता के अंदर ये वाली चीज डिस्कस करी थी कि अगर कोई फेल हो गया बच्चा, क्या कहेगा, पेपर मुश्किल बना दिया पापा, ठीक है, पेपर इस बार बहुत हार्ड लिया इन्होंने, सीबीएसई वालों ने। दूसरा क्या कहेगा, अरे पेपर इन्होंने सचिन सर ने फेल करा दिया, सही से पढ़ाया नहीं कुछ भी, ठीक है, रोज आके पता नहीं क्या पढ़ा रहे थे, ठीक है, कुछ है नहीं पेपर में। और इससे भी जाकर और एडवांस में जाकर कहेगा, पापा पेपर अंदर पूरा लीक हो गया था, सीबीएसई वालों ने कहा है कि बस अपने अपनों को पास कराएंगे, बाकी किसी को नहीं कराएंगे। कोई भी आपकी फैमिली में अगर कोई ऐसा डायलॉग मारे, आप किसको मारे, तो वही ऐसे लोगों की तोड़ाई कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक विद्यार्थी अपने नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता पर, मतलब कोई भी चीज हो रही है दूसरे के ऊपर आरोपण डाल रहा है कि मेरा ये काम नहीं हुआ इसकी वजह से नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ इसकी वजह से हुआ, किसी भी काम के लिए अपने इंटरनल फैक्टर के ऊपर, अपनी आंतरिक प्रेरणा के ऊपर मतलब उसको फोकस करने की बजाय दूसरे के ऊपर हमेशा फोकस करता है, बाह्य कारकों पर फोकस करता है। तो ये किसकी कमी है? क्या ये योग्यता की कमी है? जी नहीं। ये आपको बताना है परीक्षाओं में अपनी सफलता का कारण किसे बता सकते हैं, योग्यता की कमी, जी नहीं। पापा आपको तो पता है मैं कितना योग्य हूँ, ठीक है, आप खानदान में आज तक ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ, बस ये तो पता नहीं पेपर कैसा आ गया, ठीक है, उल्टा सीधा सा। दूसरा, तैयारी की कमी, पापा तैयारी तो मेरी इतनी थी, मैडम ने बड़ी मुश्किल से मुझे रोक के रखा था, अरे रुक जाओ भाई, पेपर को आराम से कर लो, ठीक है, इतनी स्पीड से पेपर को कर रहे हो, बस क्या बताओ पापा, किस्मत थोड़ी सी खराब रह गई। यह त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है, वो गलती मानते ही नहीं, मेरी कोई गलती थोड़ी है, ये तो पेपर उल्टा सीधा आ गया, ठीक है। वो कहते हैं भाई बुरी किस्मत है, भाई कि क्या कहेंगे कि ये बुरी किस्मत है, बुरी किस्मत की वजह से, मतलब दूसरों के ऊपर प्रत्यारोपण करोगे, अपने ऊपर कुछ नहीं करेंगे कि खुद के अंदर योग्यता की कमी है, खुद ने तैयारी सही से नहीं करी, खुद ने गलती करी, ये बुरी किस्मत की वजह से हो गया, अगली बार फिर कर देंगे, अगली बार फिर बुरी किस्मत आ गई, अरे पता नहीं छोड़ना अपना, फिर ऐसे कर लोग उस वर्ग को वही छोड़ देते हैं। वही यही से देखने को मिलती है, अधिगम असहायता देखने को मिलती है, फिर उनके अंदर वो फील आनी शुरू हो जाती है डिमोटिवेशन वाली, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ये अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा यानी कि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है
उसमें एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात आ गई, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है। अन्वेषण यानी कि खोजबीन को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा पॉजिटिव मेथड होता है जब बच्चा खोजबीन के माध्यम से चीजों को सीखता है और उसको एनकरेज करके अगर उसको रीअरेंज करा जा रहा है तो बिल्कुल ठीक बात है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो जोखिम लेते हैं हर काम के अंदर, जैसे प्रतिभाशाली तो बच्चे लेते ही लेते हैं और दूसरे बच्चे भी जोखिम लेते हैं। जैसे मैं हूं, मैं अपना से बताऊं, मेरा जैसा नेचर बहुत कम मेरे दोस्त यार है, जितने लोगों को मैं जानता हूं वैसा मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेता हूँ। हालांकि अब मैंने कम कर दिए, मैं बहुत मतलब आज तक का अनुभव है, बहुत ज्यादा रिस्क लिया हर चीज के अंदर। पता चला मेरी नौकरी छूट सकती है सरकारी, मैंने रिस्क ले लिया। पता चला मेरे साथ कुछ और काम करे, मैंने रिस्क ले लिया। पता चला घर के अंदर कुछ बात हो रही है, मैंने मतलब घर ही मतलब चला जाएगा, मैंने रिस्क ले लिया। मतलब इतने रिस्क मैंने लिए, मैं तो ये सोचता हूँ आगे जितनी लाइफ बची है और कितने रिस्क बचे होंगे, ठीक है। हालांकि अब मैंने कम कर दिए समय के साथ और वो सही बात हुई है, अब मैं ज्यादा नहीं लेता। अगर कोई स्टूडेंट रिस्क ले रहा है ना, तो समझ लेना उसका दिमाग कुछ ना कुछ क्रिएटिव चलेगा, औरों से कुछ अलग चलेगा, औरों से कुछ इनोवेटिव तरीका वो यहाँ पर ढूंढ कर निकालेगा, ठीक है। एक एग्जांपल तो मैं आपके सामने हूं, और भी बहुत एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका तरीका ठीक है। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, जी नहीं, प्रत्येक बच्चे में अलग अलग क्षमताएं होती है। अगर आपने उन सभी को एक समूह के अंदर रख दिया तो वहीं पर बच्चों के अंदर फिर एक तो सेग्रेगेशन की भावना आ जाएगी और सभी बच्चों का डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो पाएगा, तो गलत हो जाएगा। हाँ, आप लोग आकलन की अलग अलग विधियों का यूज कर सकते हो, जो आपके असेसमेंट के अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। या मान लीजिए असेसमेंट के टूल आपने यूज कर दिया, पोर्टफोलियो ले दिया, चेकलिस्ट ले दिया, रूब्रिक्स यहाँ पर ले दिया, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा आंसर यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा, यानी कि थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, आप लोग यहाँ पर सही प्रकार से जा रहे हो। रिस्क जरूर लेना अपनी लाइफ के अंदर, रिस्क नहीं लोगे तो कुछ बात नहीं बनेगी। अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो मैं बहुत छोटे लेवल पे कहीं होता, ठीक है। लेकिन दुनिया भर के रिस्क लिए आज इस लेवल पर हो। अब थोड़े रिस्क कम कर दिए, थोड़ा बहुत ज्ञान की बातें सीखी है, पता चला है, किताबें पढ़ी है थोड़ी, तो अब रिस्क कम कर दिया आपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रेटेजी है। अब देखिए, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल जो आपकी टीचिंग होती है, लेव वाइगोस्की ने जो अपना समाज सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशो कल्चरल थ्योरी दी थी, तो इस सिद्धांत का जो इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन के अंदर हुआ, जिस प्रकार से पियाजे का यहाँ पर हुआ था, तो उसी के अंदर ये कुछ मेथड्स बताए हुए थे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, बच्चा आपस में कोलैब करके इंटरेक्ट करके सीखता है। कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चा अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर आपस में यहाँ पर सीखता है, ठीक है। छोटे छोटे ग्रुप बनाकर आपस में एक दूसरे से यहाँ पर सीखता है। तो किसी प्रकार का आइसोलेशन नहीं है, ठीक है, पृथकीकरण नहीं है, क्योंकि बच्चे आपस में ग्रुप बना रहे हैं और फिर आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके यहाँ पर सीख रहे हैं। इसको बोला जाता है रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग बोला जाता है। भाई तू मेरे से पूछ, हम तेरे से पूछेंगे, ये ग्रुप बन गए, ये इस ग्रुप से पूछेगा, ये इस ग्रुप से पूछेगा। तो फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर यह आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, आप लोग यहां जा रहे हो। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे सुने और पहचाने गतिविधियां यहां पर करते हैं तो वे डैश होते हैं, ठीक है। किसकी बात हो रही है, लिसन और आइडेंटिफाई। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने कहूं, चलो मैं आपको एक पहेली बताता हूं, सही आदमी का आंसर बताना। वो कौन सा एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट को प्यार में बागड़ बिल्ला और गधा बोलता है। तो आपके सामने एक एक्टिविटी आई कि यार, एक हमारे सामने एक पहेली आई है कि कौन सा टीचर है प्यार में अपने बच्चों को मतलब बागड़ बिल्ला और गधा बोलता है। तो आपने इस चीज को सुना और सुनने के बाद फिर आपने कहा कि पहचानो वो कौन सा टीचर है। तो आप लोग नाम बताओ उस टीचर का क्या नाम है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी मान लीजिए हमारे बीच में हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, यह एक बुनियादी भाषा कौशल है। बिल्कुल ठीक बात है भैया, ये आपका बेसिक लैंग्वेज स्किल है, ये बुनियादी भाषा कौशल है। और छोटा बच्चा इन चीज से बहुत जल्दी सीखता है। छोटे बच्चे के जो मोटर स्किल जब इंगेज हो जाते हैं ना किसी काम में, तो बच्चा उससे बहुत जल्दी सीखता है। देखिए, देखकर भी सुन लेगा, सुनकर भी सीख लेगा, सब चीजों से सीख लेगा। लेकिन जब उसका मोटर स्किल ज्यादा एंगेज हो जाता है किसी काम में, कोई एक्टिविटी शामिल हो जाती है, तो उसको बहुत जल्दी सीखता है बच्चा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा, अपनी शब्दावली का विकास कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जैसा आपने कहा कि सर बागड़ बिल्ला क्या होता है, ठीक है, ये तो हमने कभी नहीं सुना, आप हमें बागड़ बिल्ला कहते हो। मैंने कहा ये प्यार का नाम होता है, ठीक है, ये तारीफ होती है। अच्छा सर जी, तारीफ होती है, फिर तो रोज करा करो, ठीक है। तो उसका विकास करता है, बिल्कुल ठीक बात है। सुनने के बाद वही अपनी उसकी वोकैब इंक्रीज होगी, पता नहीं क्या क्या चीज वो सुन ले, और उसके बाद उसको पहचानने की बात होगी, तो दोनों ठीक।
ए और बी दोनों यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हो सचिन सर सचिन सर सचिन सर, मैं बोलता हूँ क्या ऐसे? अच्छा चलो भाई ठीक है भाई, सर जी आप ही बोलते हो, अच्छा ठीक है भाई अगला क्वेश्चन, किसी क्लास में अगर मैं नहीं बोलता ना ये सब तो कमेंट आ जाते हैं नीचे, आज आपने ये वाले शब्द नहीं बोले हमें, ठीक है, इसका मतलब आज आज आपकी तबीयत ठीक नहीं थी क्या, अब आप पहले जैसा प्यार नहीं करते क्या? अबे भाई हर क्लास में जरूरी थोड़ी है, वो तो एग्जाम्पल देते टाइम बोला जाता है, लेकिन डिमांड आ जाती है नीचे मैसेज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया हुआ है, छात्र को विषम योग्यता, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? विषम योग्यता की बात हो रही है, यानी कि हिटेरोजीनियस की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि जो अलग अलग योग्यता वाले बच्चे होते हैं, अलग अलग योग्यता वाले जो समूह होते हैं, तो विषम योग्यताओं से समूहित करना डैश हो सकता है, क्या हो सकता है, जरा उसका आंसर आप लोग मुझे दीजिए। छात्र को अन्य छात्र को धीमा या उन्नत यानी कि एडवांस के रूप में लेबल करने से रोकने में मदद करता है, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी लेबलिंग नहीं देता, क्योंकि देखिए आपकी क्लासरूम में अलग अलग योग्यता वाले बच्चे हैं, कोई जल्दी सीख रहा है, कम सीख रहा है, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, किसी का ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर ऐसे समूह वाले बच्चे आपकी क्लासरूम में हैं, विषम योग्यता वाले बच्चे हैं, तो उनको फिर लेबलिंग यहां पर नहीं मिलेगी, तो इसको करने में रोक रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। केवल मेधावी छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति को प्रभावित करता है, जिन्हें सभी को करता है, केवल इसी को यहाँ पर नहीं करता, तो सिर्फ आपका फर्स्ट आंसर ठीक होगा, ठीक है, यानी कि सी आंसर यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो? सी के साथ आप लोग जा रहे हो, बिल्कुल ठीक, सचिन सर सचिन सर सचिन ठीक है भाई अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया, और इसके बाद ईमानदारी से अपना स्कोर बताना और देखना कि भाई जो मॉडरेट लेवल मैंने लिया है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों की सीडीपीआर इतनी स्ट्रांग हो गई है, अब ये किसकी वजह से हुई है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो आप लोगों को जो मॉडरेट लेवल भी है, कुछ को ये भी आसान लग सकता है, ठीक है, तो ये मॉडरेट लेवल की सीरीज कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं हार्ड लेवल की सीरीज लेकर आऊंगा, ठीक है। और ये देखो ये क्वेश्चन आपके मैं कुछ अलग अलग दूसरे एग्जाम से लेकर आ रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आपके दूसरे एग्जाम में, बट पैटर्न आपका वही है सीबीएसई वाला जो है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने चेंजेस करा था, कई क्वेश्चन मिल गए थे जो अलग अलग एग्जाम से मैंने क्वेश्चन लिए थे, ठीक है, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी तो रखनी पड़ेगी ना, 30x30 का संकल्प कैसे पूरा होगा। किशोरों पर यौवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो यहाँ पर किशोर होते हैं, ठीक है, तो जो यौवन की बात हो रही है, जो प्यूबर्टी की बात हो रही है, ठीक है, जो प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, जैसे आपने सुना होगा ग्रोथ स्पर्ट, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपके सामने बताया था? ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है, ग्रोथ स्पर्ट बताया था, यानी कि जो शरीर के अंदर एकदम से चेंज आता है, एकदम से हाइट बढ़ती है, एकदम से वेट बढ़ता है, वो प्यूबर्टी की वजह से होता है। जैसा आपने देखा होगा लगभग 10 से 12 साल का जो आपका किशोर होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो जैसे वो एडोलसेंस के अंदर एंट्री लेते हैं तो उनके शारीरिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, उनके चेहरे पर दाढ़ी आनी यहाँ पर शुरू हो जाती है, लड़कियों के जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड्स उनके शुरू हो जाते हैं, तो ये प्यूबर्टी की वजह से यहाँ पर होता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसका यहाँ सही है। शारीरिक विकास की विशेषताएं सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं फिजिकल डेवलपमेंट की बात करूं, खुद की बात करूं, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब से ही मुझे थोड़ा बहुत वर्कआउट का शौक था, मुझे शौक रहता अभी अपने शरीर को फिट रखना चाहिए। अब जब मैं यहाँ पर शारीरिक विकास करता हूँ और मैं ठीक ठाक यहाँ पर दिख रहा हूँ, तो 2-4 लोग भी पूछते थे भाई तुम तो बड़े फिट हो, क्या कर रहे हो, टीचर भी पूछते थे अरे तुम तो बड़े फिट रहते हो यहाँ पर। उसी प्रकार से जिम में जाने के बाद वहां पर सामाजिक दायरा भी बढ़ता था, और लोग भी यहाँ पर आते थे, कम्युनिकेट भी होता था, बातचीत विचार भी होते थे। और मैंने आपको बताया कि चाहे आपके चारों डोमेन हो, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। तो ठीक आपकी ये बात कही है, यहाँ पर पहला प्रभाव पड़ेगा, नो डाउट पहला प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, पतला रहने और आकर्षक दिखने की प्रेरणा किशोर लड़कियों की प्रमुख चिंता है। देखो भाई ये इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है भाई, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। आप में से जो लड़कियां है ना, जो अभी किशोरावस्था से निकल गई है या जो आने भी वाली है, इनको बड़ी टेंशन होती है किशोरावस्था में जाते, उनको टेंशन होती है हमारा वेट ना बढ़ जाए, हम पतली रहे। कुछ लोग यूज करते हैं यहाँ पर कीटो डाइट भी यूज करती है, ठीक है, कीटो डाइट के फिर आपके एग्जाम्पल भी आए थे। कीटो डाइट एक डाइट होती है जिसमें क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी होती है वो 0 कर देते हैं, सिर्फ कोई व्यक्ति अपना प्रोटीन के ऊपर या थोड़ा बहुत फाइबर्स के ऊपर चलता है। यार जब तक हमारी बॉडी के अंदर कार्ब्स नहीं जाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी कार्ब्स से देते हैं। लेकिन कुछ फीमेल ने कीटो डाइट शुरू कर दी, 0 फिगर बनाने के लिए कीटो डाइट शुरू कर दी। कोई हॉस्पिटल में पड़ रही है, कोई घर वालों से पिट रही है, ठीक है, कि ये कौन सी डाइट शुरू कर दिया, अरे खा पी के मस्त रहा है। लेकिन लड़कियों को पतला होने का बड़ा शौक रहता है, नहीं वेट ना बढ़ जाए कभी हमारा, ठीक है। तो ये जो टेंशन होती है जो फीमेल्स को एडोलसेंस के अंदर होती है, ये होती है भाई आपकी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी बात भी बिल्कुल ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे तो दोनों आंसर यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। कीटो डाइट, तो यहाँ पर आपके जो सीरीज थी तो वो सीरीज यहाँ पर आपकी खत्म होगी, यानी पहली क्लास। इसके बाद आपकी आएगी अब सेकंड क्लास, मतलब मुझे इसके अंदर
लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे कर